Now, as far as group is concerned, think of yourself. Do you function through groups, or are you always functioning individually? Even now that we are sitting over here, it's a group in which we are sitting, and most of the time we are in some form of group or the other. Can you just think of it? What is your primary group? आपका primary group क्या है? Basic fundamental primary group. What is that? Family. Okay. Now, is family a group? Yes. Family is also a group. क्या फैमिली में ग्रुप डिस्कशंस होती हैं? होता है ना, संडे के दिन जब छुट्टी होती है तो मदर कह देती हैं आज अपने कमरे की सफाई करो, तो थोड़ा उसमें से डिस्कशन हो जाती है, फिर कर लेंगे, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, तो कहते नहीं बैठ के करना ही करना है। कुछ ऐसे डिस्कशन होती है, कोई टारगेट्स होते हैं, कुछ घर की अपनी होती है, तो हम एक टीम बन जाते हैं और टीम का एक लीडर ज़रूर होता है। उस वक्त कौन होती है? मदर लीडर होती हैं। और कोई पैसों की समस्या हो तो कौन लीडर होता है? फादर लीडर होते हैं। तो कोई ना कोई लीडर हो जाता है, और कई बार बच्चे भी लीडर होते हैं। पर ग्रुप में कोई ना कोई आगे आके लीडरशिप ज़रूर दिखाता ही दिखाता है। अब सवाल ये कि ग्रुप में हम कोहेजन कैसे रखते हैं, इकट्ठे कैसे चलते हैं, और लीडर बनते हैं तो क्या हम थानेदार बन जाते हैं, डंडा लेके चलते हैं, या प्यार से ग्रुप को लीड करते हैं? और आजकल जो ज़माना है, आप लोग भी इंजीनियरिंग से हैं, आप लोग भी इंजीनियरिंग से हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करोगे? नौकरी करोगे ना। और नौकरी कहाँ करनी चाहोगे? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में खुद थोड़ी जाके लेथ चलाओगे या कुछ तोड़ा ताड़ी करोगे, खुद तो नहीं करोगे ना लेबोरेटरी जाके। यू हैव असिस्टेंट्स वर्किंग अंडर यू, तो यू हैव टू गेट द वर्क डन आउट ऑफ देम। तो गेटिंग वर्क डन इज मोर डिफिकल्ट देन डूइंग द वर्क। ठीक है कि नहीं? काम खुद करना आसान होता है, लेकिन काम करवाना जो है उसमें आपकी स्किल होती है। तो जब आप उस पोजीशन पे होते हो, उसको मैनेजरियल पोजीशंस कहते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे होते हो तो आपने लोगों से काम करवाना है। अब लोगों से काम कैसे करवाया जाए? कहीं इंजीनियरिंग में तो सिखाया नहीं गया, ना आपको सिखाया गया, ना इधर सिखाया, कहीं नहीं सिखाया गया। आपको इंजीनियरिंग बता दी, अब इंजीनियरिंग तो बता दी है, लेकिन काम तो आपने उनसे करवाना है ना। और वहाँ ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, HR आ जाता है, ठीक है ना, ह्यूमन रिलेशन एंड HRD, ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। एक चीज़ होता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फिर वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? ज़रा डंडे का कॉन्सेप्ट होता है, मैनेज करना है हमने इनको। और आप खुद देख लो, जब भी आपके फादर या मदर आपको मैनेज करते हैं तो आप मैनेज होने को तैयार होते हो? पहले सवाल जो जवाब होता है क्यों करें ऐसा, यही होता है ना। लेकिन अगर कहते हैं चलो बैठो इकट्ठे, लेट अस डिस्कस, इकट्ठे बैठ के सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, देन यू फील इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट भी क्या होती है? जिस एज से आप गुजर रहे हैं, आपके पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लेट एडोलेसेंट पीरियड में हैं। आप लेट एडोलेसेंट में हो के नहीं, एंडिंग टीन हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ 20s आ रहे हैं। एडोलेसेंस कहाँ से शुरू हो जाती है? प्यूबर्टी पीरियड से शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी आजकल ज़रा प्रीपोन हो गई है, तो 9-10 साल से भी, अर्ली प्यूबर्टी 9-10 साल से भी शुरू हो जाती है, लेकिन 11-12 साल पे तो हो ही जाती है ना। क्यों जी, ठीक बात कह रही हूँ? आपके लिए भी ठीक बात है कि नहीं? अब मैं चाहती हूँ कि आप सोचिए, अपने लिए सोचिए, जब आप वो टीन में एंटर हुए थे, 13 से एंटर हो जाता ना टीन, तो रिवोल्ट नहीं शुरू हो गया था माँ बाप से? क्यों, क्या, किस लिए? और मेरे पास काउंसलिंग के लिए क्योंकि आते हैं ना पेरेंट्स, कहते हैं पहले तो जी बच्चा बड़ा साउथ था, बड़ा अच्छा था, पता नहीं इसको क्या हो गया, जब से ये 7th 8th में आया है या आई है, अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है, जो कहो उसका उलट करने की कोशिश करता है। यही कंप्लेंट्स होती थी ना, माँ बाप से झगड़े शुरू आते थे, क्योंकि माँ बाप की भी कोई HR ट्रेनिंग नहीं होती। वो लीडर है लेकिन HR ट्रेनिंग नहीं है उनकी। अब अभी कल की बात है कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर, रिटायर हुए हैं, तो बड़े हैं सब कुछ, और उनके बेटे जो हैं लेट 20s अर्ली 30s में आ गए। तो अभी भी आवाज़ लगा के उनको ने कहा छेती आओ, मैडम आए, मैडम मांगो आके मिलो। मैंने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो? एक कहावत है,
जब आपके बेटे के पैर का जूता आपके बराबर हो जाए तो वो दोस्त होता है। मैंने कहा ये बुलाने का तरीका नहीं होता, मैडम को इनकी परेड कराने थोड़ी आई है मैडम तो मिलने आई है। मैंने कहा क्या था, मैडम तुम्हें देखना चाहती हैं, आशीर्वाद देना चाहती हैं, प्यार से उनको कहते तो बात बनती। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे बच्चे को हम डिक्टेट कर रहे हैं वैसे ही हम एडोलेसेंट को डिक्टेट करें, पर एडोलेसेंट का अपना माइंड शुरू हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात यही, आप जो मेरे इंजीनियर की टीचर्स बैठे हैं, आप याद करके देखिए कि आप इंजीनियरिंग में कैसे आए। आपके नंबर आए, माँ बाप ने क्या कहा, पहले ऑप्शन क्या है, नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में नहीं मिली तो कहा जा मेडिकल। मेडिकल में ना मिला तो क्या करो, कॉमर्स करो, और कॉमर्स में भी ना मिले आर्ट्स करो। तो मैं आपको ये किस्सा सुनाती हूँ कि मेरे पास इंजीनियरिंग किए हुए, MBBS किए हुए आते हैं और कहते हैं मैडम हमको अब साइकोलॉजी पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों, सिविल सर्विसेज देनी है। और मैं आपको बताऊं तो आई एम ए प्राउड टीचर ऑफ पीपल हु हैव डन इंजीनियरिंग एंड हु हैव डन MBBS, और वो मेरे IAS IPS में ढेर सारे लगे हुए हैं। कोई अब तक DIG लगा हुआ है, कोई सेक्रेटरी रैंक का है। अभी भी मैं दिल्ली में गई हुई थी तो वहाँ मुझे एक मिली, वो मेरी सेक्रेटरी रैंक की हो गई है। सो करी तो इंजीनियरिंग थी, करी तो MBBS थी, लेकिन पहुँचे कहाँ, साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी का इम्तहान देके पहले फर्स्ट गो में निकल गए, सिविल सर्विस में आ गए। तो वो जो 5 साल लगाए MBBS के, इंजीनियरिंग के लगाए, उसका क्या फ़ायदा था, कोई फ़ायदा नहीं था। पर माँ बाप ने कहा कि आपको तो नॉन मेडिकल करना ही करना है, चाहे जैसे मर्जी करो। अब मैं क्योंकि मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, उससे ताल्लुक़ रखती हूँ, साइंस पूरी, तो उसमें ये होता है कि यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन में क्या है कि बिफोर यू सेंड अ पर्सन टू इधर नॉन मेडिकल और मेडिकल और जो भी करना है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करो। अगर वो उसके लिए कट आउट है तो ज़रूर जाए, कट आउट नहीं है तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। और आपको हैरानी होगी अगर मैं आपको ये बताऊँ, आप लोगों को भी, आप लोगों को भी, देयर आर 29,000 ऑक्यूपेशन, जॉब तो लैक्स में जाती हैं, तो 29,000 ऑक्यूपेशन है। देयर इज़ द स्कोप फॉर एवरीबडी। हम अपने बच्चों को क्यों धक्का लगा के भेज देते हैं। अब एडोलेसेंट बच्चा है, ज़बरदस्ती का वो उसमें आ गया है, फिजिक्स उसको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिजिक्स तो तुझे करनी है। मैं ऐसी भी माँ बाप से मिली हुई हूँ, जैसे विवेक हाई स्कूल का आपने नाम सुना होगा, चंडीगढ़ में ही है। तो वहाँ की प्रिंसिपल बहुत मेरे पे रिगार्ड रखती, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे स्कूल में आके सारा एप्टीट्यूड टेस्ट कराओ। आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो मैंने सारा एप्टीट्यूड टेस्ट किया, फिर मैंने पेरेंट्स को बुलाया काउंसलिंग के लिए। अब एक बच्चे के साथ एक आए, तो मैंने सोचा इसके फादर ही होंगे, तो मैंने कहा कि ही इज़ नॉट कट आउट फॉर नॉन मेडिकल। नहीं जी, इसको तो नॉन मेडिकल ही लेके देनी है। मैंने कहा भाई फ़ायदा क्या होगा, इसकी सप्लीज आती रहेंगी, है ना, आन दो जी, की फ़र्क पड़ता है, सप्ली पे सप्ली देता जाएगा। मैंने कहा वो फिर ही विल बी अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, तो ज़्यादा नहीं, पर करनी तो इसको नॉन मेडिकल ही है। मैंने कहा वैसे बाय द वे आप इसके फादर हैं ना। नहीं, मैं तो इसका गार्डियन हूँ। मैंने कहा फिर एक काम कीजिए, फादर को भेजिए। फिर फादर जब आए, मैंने कहा डू यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। नहीं जी, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी हैप्पी। पर मैंने कहा उसकी अगर सप्लीज आती रहेंगी तो क्या वो हैप्पी होगा। फिर जितनी सप्लीज आएंगी फिर वो क्या करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, ड्रग्स लेगा, अल्कोहल करेगा, वायलेंस करेगा, डिलिंक्वेंट पैटर्न करेगा। डोंट डू इट, लेट द चाइल्ड गो इनटू व्हाटएवर ही वांट टू। और वो बच्चा पीछे खड़ा हुआ था उनके, मुझे क्या ऐसे आंटी थैंक यू आंटी। तो मैंने कहा कि कोई इसको ये चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, फिर कट आउट करके उसका अपनाया, एंड ही वाज अ हैप्पी पर्सन, हैप्पी इंडिविजुअल डूइंग समथिंग विच ही लाइक। तो आप समझ रहे ना। अब आप देखिए एडोलेसेंस की बात आ गई, ये एडोलेसेंट पीरियड में हो रहा है सबसे बड़ी चीज़ कि आपका ज़िंदगी का करियर बन रहा है, लेकिन ग्रुप जो आपको गाइड कर रहा है उनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई बच्चे को उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमको भेजना चाहिए, तब वो हैप्पी इंडिविजुअल होगा। तो ग्रुप डिस्कशन फेल हो गई, है ही नहीं ग्रुप डिस्कशन, है क्या अथॉरिटेरियन। वो आपने देखी थी 3 इडियट्स, इंजीनियर आएगा या डॉक्टर आएगी। क्यों भाई, डॉक्टर आएगा भी हो सकता है, इंजन आएगी भी हो सकती है। आप बैठिए ना, आएगी हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो लेट द पीपल डू व्हाट दे वांट टू।
फिर इस चीज़ के लिए अब देखिए, अगर प्राइमरी ग्रुप से हमारी डिस्कशन शुरू हो रही है तो ऊपर तो हो ही रही है। जब स्कूल में आप गए, आपका इनफॉर्मल ग्रुप बनता है, आपके पीयर्स होते हैं, पीयर प्रेशर होता है कि नहीं होता? जब आप बिल्कुल छोटे थे तब भी पीयर प्रेशर था। याद कीजिए, आपकी माँ ने बहुत अच्छा टिफिन बना के आपको भेजा, आपके दोस्त आए, फिर टिफिन खोला, खा गए, आपके पास खाली डब्बा। ऐसे ही होता था ना। तो आप क्या करते थे? रो भी लेते थे, थोड़ा सा वो भी करते थे, फिर माँ को कहते थे गंदा टिफिन बना के भेजो, वो भेजती नहीं थी। ऐसे ही होता है ना। तो वो भी ग्रुप था आपका। फिर थोड़े से आप और बड़े हुए, चौथी पांचवी तक आ गए, प्राइमरी स्कूल के हायर लेवल पे आ गए, थोड़ी सी दादागिरी शुरू हो गई पीयर ग्रुप में, कुछ बुली हो गए, कुछ तू मेरी बात नहीं सुनता, मैं देख लूंगा तुझे। तो आप डर जाते थे, अच्छा मैं तेरी बात सुनूंगा, गलत भी कहेगा तो भी मैं तेरी बात सुन लूंगा। उसके ऊपर जब आप चढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में जब आते हैं, तो प्यूबर्टी शुरू हो चुकी होती है। यहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी शुरू हो जाती है, ग्रुप की, पीयर ग्रुप की इंडिविजुअलिटी शुरू हो जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो जाती है। ड्रग्स, मैं तो क्योंकि कराती रहती हूँ ना ये काम, कि कहाँ से कब से बच्चे ड्रग लेना शुरू करते हैं। स्कूलों में बच्चे ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, ड्रग होता है, फिर आपस में डिस्कशन होती है। वो कहते हैं मेरा पापा तो ये कह रहा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ, पापा की नहीं सुनते, अपनी सुनते हैं। वहीं से मैं शुरू हो जाता है, मैं। तो पापा कुछ कह रहे हैं, मामा कुछ कह रही है, मैं कुछ अपना कुछ और कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ग्रुप जो है कुछ और करता है। और उस ग्रुप में आप याद करके देखिए कि माँ बाप आपको कहते भाई तो कभी घर भी आ जाया कर, स्कूल से आती है, फिर तो अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। तो सहेलियाँ या सहेले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, ठीक है ना। फिर थोड़े से आप और बड़े होते हैं, एडोलेसेंस में थोड़े आगे चलते हैं। वो जो था आपका रिलेशनशिप छठी सातवीं में, कि लड़के अलग बैठते थे, लड़कियां अलग बैठते थे, आप बात भी नहीं करने को तैयार होते थे, कहते थे लड़के ऐसे हैं, वो लोग कहते हैं लड़कियां ऐसी हैं। लेकिन जब आप आते हैं 9वीं 10वीं में, तो लड़कियों को लड़के अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। लड़के जरा अभी तक ढीले मुट्ठे होते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ पैटर्न जो है, लड़कियों का अर्ली होता है ग्रोथ, लड़कों का जरा बाद में होता है। तो लड़की कहती है मेरी क्लास का लड़का ऐसा ही है, उसको 12वीं का लड़का अच्छा लगता है, 11वीं 12वीं, ठीक है। तो अपने क्लास के लड़के बैठे हैं ना यहाँ, क्या है, हमें छोड़ के ये उनके पास जाती रहती है। ठीक बात कह रही हूँ ना। ग्रुप की टेंशन आ गई कि नहीं आ गई? फिर आप कहते हैं हमारे तो लड़के ऐसे ही हैं, क्या है, यही होता है ना। फिर आप आगे चलते हैं। हाँ, जब आप 12वीं में आ जाते हो तो वो डिफरेंसेस ज़रा कम हो जाते हैं। अब आपके लड़के भी बड़े हो गए हैं, दाढ़ी मूछ आ गई है उनकी भी, तो वो ठीक लगने लगते हैं। फिर आपकी अपने ग्रुप्स की वो गैंगिंग शुरू हो जाती है। अब इस गैंगिंग में लड़के अकेले लड़कियां अकेली नहीं होती, लड़के लड़कियां कंबाइन हो जाते हैं। अब जब कंबाइन होते हैं तो इट इज़ द फीमेल ethos एंड द मेल ethos which combines together। को एजुकेशन शुरू से होनी चाहिए, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट इज द मेल साइके एंड व्हाट इज द फीमेल साइके। लेकिन जो सिंगल सेक्स स्कूल से आते हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। फिर आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, फिर क्या होता है, रैगिंग। रैगिंग कौन करता है? ग्रुप करता है। और क्योंकि मैं मनोविज्ञान से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं बच्चों से पूछती हूँ भाई रैगिंग क्यों करते हो। मैं कोई डांट लगानी, मैं तो सिर्फ समझ नहीं आई हूँ कि रैगिंग का साइके क्या है, क्यों करते हो, किस लिए करते हो। तो कहते हैं जी रैगिंग इसलिए करते हैं, हम एक दूसरे से एक्वेंटेंस करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुमको एक गेम खिला के एक्वेंटेंस करूँ तो करोगे? ऐसे मैंने ग्रुप्स को कराया हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक फॉरेन स्टूडेंट का ग्रुप होता है, डीन फॉरेन स्टूडेंट होता है। तो उन्होंने मुझे कहा आप कराओगे? मैंने कहा हाँ। उसमें देखिए फॉरेन स्टूडेंट में नाइजीरियन भी आ रहा है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ से आ रहे हैं, भूटान से भी आ रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं। तो कितने क्लैशेज हो जाते हैं उनके। और वो भूटानीज अपने हैं, नेपालीज अपने में हैं, श्रीलंकन वाले अपने में हैं, ईरानियन अपने पर फारसी बोल रहे हैं, नाइजीरियन अपने कर रहे हैं, तो उनके क्लैशेस बड़े होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं इनको आइस ब्रेकिंग कराऊंगी। हमारी एक टेक्निकल स्किल होती है आइस ब्रेकिंग, 3 घंटे की कराऊंगी। वो 3 घंटे की कराने के बाद these differences were over. They started mixing with each other
इंटर ग्रुप वो कंट्री मिक्सिंग शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया, और जो उनकी डाइसेंशन थी वो ख़त्म हो गई। अब ये डाइसेंशन जो ये ना सोचना कि आपकी लेवल तक ख़त्म रहती हैं, ये चलती जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि टीचर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं यूजीसी में, क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विद यूजीसी। तो मैंने उनको कहा कि आप आईएएस वालों की तो लाल बहादुर शास्त्री में कराते हो ट्रेनिंग, मैं वहाँ पे भी गई हुई हूँ, और वहाँ तो लाइक 5 स्टार होटल वाली ट्रीटमेंट होती है। तो भाई टीचर्स का भी कभी कभी तो कराओ। तो ये ओरिएंटेशन कोर्स और वो शुरू हुए। तो क्योंकि मेरा कहीं हाथ रहा था, तो जो डायरेक्टर्स होते थे वो कहते थे आपको आके पहले दिन आइस ब्रेकिंग करानी है। तो मैं जब घुसती थी तो सारे मेल टीचर्स इधर बैठे होते थे, फीमेल टीचर्स इधर बैठी होती थी आमने सामने। अब मेरा चेहरा नजर आ रहा, स्काउलिंग के टीचर था, वो मर्दों को देख के स्टार्ट कर, वो औरतों को देख के स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे आइस ब्रेकिंग कराती थी, आइस ब्रेकिंग करा 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 के 3 घंटे की जब हो जाती थी, मैंने कहा अब देखिए आप कैसे बैठे हुए हो। सुबह का हाँ कहते सुबह तो वी वर ग्राउंडिंग के टीचर था। मैंने कहा पर 1 महीना आपको ग्रुप बन के रहना था। मैंने कहा अब देखो कोई इधर 2 मर्द बैठे हैं, फिर औरत बैठी है, फिर 3 औरतें बैठी हैं, फिर 2 मर्द बैठे हैं, सारा मिक्स ग्रुप हो गया। मैंने कहा अब कुछ आपको बुरा लग रहा है ऐसे बैठ के, या ये लग रहा है कि ये मर्द है तो बड़ा गंदा है, मैं औरत हूँ तो ये मेरे को छेड़ेगा? नहीं, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बिकॉज आपने इनके साइकी को समझा है, उन्होंने आपके साइकी को समझा है। जब आप समझ लेते हो फिर आपको रैगिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती। रैगिंग आप कब करते हो? अननोन फैक्टर होता है, दिल में आपके एक डर होता है कि पता नहीं ये क्या करेगा मेरे साथ, तो आप उसको बुली होता है, वो रैगिंग करनी शुरू कर देता है। लेकिन आइस ब्रेकिंग हो जाए तो ग्रुप का कोहेजन शुरू हो जाता है। तो फिर ये 1 महीना जब रहते थे तो ऐसे बाइंडिंग करके रहते थे, बहुत अच्छा रहते थे। एक बार क्या हुआ, मुझे मेरी कहीं असाइनमेंट थी, मुझे जाना पड़ गया, मैं चली गई, उन्होंने किसी और को बुला दिया। वो आइस ब्रेकिंग की जगह ब्रेक तो हुई नहीं, आइस और मेल्ट वो जम गई और आइस सारा महीना वो लड़ते रहे। तो जो उनके डायरेक्टर थे कहते हैं मैडम प्लीज़ आइस ब्रेकिंग वाले दिन आप मत जाया करो, पहले दिन आप हमारे ओपनिंग बैट्समैन हो, तो आपको तो क्रिकेट शुरू करके ही जाना है। तो मैं सिर्फ ये इसलिए किस्सा सुना रही हूँ कि इसमें मेरा कोई जादू नहीं है, जादू है आइस ब्रेकिंग का। वाई डोंट वी यूज टेक्निक्स टू मेक ग्रुप कोहेजन? ग्रुप कोहेजन हो गया ना, ग्रुप कोहेजन हो गया तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। और ग्रुप कोहेजन नहीं है तो लड़ लड़ के नीचे खड्डे में जाते हैं। तो अब देखिए कि क्या करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ ये कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सोशल इंटरेक्शन है। ग्रुप क्या है? सोशल इंटरेक्शन है। अब सोशल कॉम्पिटेंसीज कैन डेवलप ओनली थ्रू ग्रुप वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन। सोशल कॉम्पिटेंसीज क्या है? हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें, हम एक दूसरे को समझ सकें। एम्पैथी, एम्पैथी का नाम सुना है आप लोगों ने? एम्पैथी, ओके, आपने सुना हुआ एम्पैथी? एम्पैथी क्या होती है बताइए? यस, एब्सोल्युटली, पुटिंग योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज एंड ट्राइंग टू फील फॉर दैट पर्सन। क्या हम करते हैं ऐसा? ग्रुप में भी हम एम्पैथेटिक नहीं होते, अपनी सोचते हैं मैंने ये करना है, मुझे ये करना, आई हैव टू हैव द लास्ट वर्ड, मेरी बात सुनी जाए, यही होती है ना। लेकिन जब आप एम्पैथी कर लेते हैं, जब दूसरे की बात समझ लेते हैं, फिर लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तभी जब हाईएस्ट लेवल का मैनेजर होता है तो उसको अब कहा जाता है कि एचआर से उसकी ट्रेनिंग ज़रूर कराई जानी चाहिए, बिकॉज ही मस्ट अंडरस्टैंड द पीपल फ्रॉम whom he is getting the work done। अगर मान लीजिए कोई घर से बहुत परेशान आया है, उसके बच्चे को बता दिया गया कि भाई इसको तो ऐसी बीमारी है कि भाई जो क्योरेबल ही नहीं है, और कहाँ टकरें खानी पड़ रही हैं उसके लिए, तो ही इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी मैन। वो आपके पास आके अच्छी तरह काम नहीं करता। या एमरजेंसी हो गई, एकदम से एमरजेंसी में बीवी को या बच्चे को लेके जाना है, तो उसका ध्यान तो अपने बीवी बच्चे में ही होगा ना। हाँ, उस वक्त आपकी एम्पैथी क्या कहती है? ओके, गिव दैट पर्सन अ लिटिल टाइम, को ओके आप जाओ, ऑफिस की गाड़ी भी है, बीवी को लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, 2 घंटे भूल जाओ क्या काम है। आप देखिएगा वो जब लौट के आएगा वो आपका बंदा है। रात के आप 9 बजे तक बिठाओ तो भी बैठेगा, 12 बजे तक बिठाओ तो भी बैठेगा, बिकॉज जब उसको ज़रूरत थी आपने एम्पैथी से, ठीक है ना जी, एम्पैथी से उसकी बात समझी, सुनी और उसको मदद करी। तो सोशल इंटरेक्शन में यही सब चीज़ें हैं ना, हेल्पफुल नेचर,
फ्रेंडली, एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग। सबसे बड़ी चीज़ है, हम लिसन ही नहीं करते, दूसरे की बात तो सुनते ही नहीं है। वी लव टू लिसन टू आवर ओन वॉइस, ऑटो स्टिमुलेशन, यही करते हैं ना। लेकिन जो आदमी दूसरों की बात सुन लेता है वो बहुत ऊपर चढ़ता है। आप करके देखिएगा कभी। तो आपने गणेश जी का नाम सुना हुआ है? गणेश जी सुने हुए हैं? आपने भी सुना हुआ है? अब ये देखिए कि गणेश जी का मुंह पे सबसे बड़ी चीज क्या है उनकी? कान। सबसे बड़े कान है। और मुंह कितना सा है? छोटा सा, और वो भी सूंड के नीचे ढका हुआ है। तो नेचर ने क्या कहा है? गिव एवरीबडी दाई ईयर्स बट वेरी फ्यू दाई वॉइस। सुनो ज्यादा, बोलो कम। लेकिन हम क्या करते हैं? बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। हमारे कान छोटे छोटे, मुंह इतना बड़ा है। नेचर ने भी हमको 2 कान दिए, 2 मुंह नहीं दिए, मुंह एक दिया है। सुनो ज्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं? इसी मुंह से बोलते ज्यादा है। फिर आप देखिए, नो पर्सन लिव्स इन आइसोलेशन। अभी जैसे हमने करके देखा कि सबसे पहला आपका प्राइमरी ग्रुप फैमिली है, तो आप आइसोलेशन में तो रह नहीं रहे। वी हैव द नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। हर एक आदमी बिलोंगिंगनेस चाहता है कि नहीं? मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का दोस्त हूँ, मैं फलाने का भाई हूँ, मैं फलाने कंपनी मेरे कुलीग्स हैं, कुलीग मेरा फ्रेंड है। या पंजाब में कहते हैं मंजी ठोकना। मंजी ठोकना सुना है? मैम व्हाट इज मीन? आई डोंट नो पंजाबी। यू डोंट नो पंजाबी? अच्छा, मैंने भी मंजी ठोकना यहाँ नहीं सुना था। मैं माउंट आबू में पुलिस वालों को पढ़ा रही थी, तो एक पंजाब वाला जो कंटिजेंट बैठा था, जब जेलसी की बात आई तो खूकू करके हंसे जा रहे थे। मैंने कहा देखो आपस में खूकू करके मत हो, तो वी वुड आल्सो लाइक लव। क्या बात है? तो कहते हैं जी जेलसी जो होती है मंजी ठोक देते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है? मंजी ठोकना था किसी की टांग खींच लेनी, है ना? ऐसी करतब करना कि वो बेचारा, आपको सुनाऊं कैसे मंजी ठोकी उन्होंने? वो सुनाती हूँ तब आपको ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा कैसे ठोकी भी मंजी, बताओ। कहते जी एक था एसपी था, तो वो आईजी साहब का बहुत ब्लू आइड बॉय था। आईजी साहब बहुत उसको पसंद करते थे, तो जो काम होता था नेचुरली उसी को देना होता था। तो कहते थे कि ये जो 2-3 थे ना जो से जेलसी फील करते थे, इन्होंने कहा मिल गए आपस में और आईजी साहब के पीछे पीछे फिर रहे हैं। आईजी साहब ऐसे चलता है, ये आईजी साहब चल रहे हैं और ये पीछे पीछे उनके ये दुमचरिया चल रहे हैं। तो उनका सर सुरेंद्र को कहो जी, सुरेंद्र बहुत अच्छा है जी, ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क। डीजी साहब इंस्पेक्शन के लिए आ रहे थे, ये आईटीबीपी सीआरपी वगैरह में इंस्पेक्शन बड़ी होती है, तो आ रहे थे। तो सारी सुर्खियाँ लगा देनी होती हैं, सबको टीम टाम कर देना होता है ना। और सिर्फ 48 घंटे थे। अब 48 घंटे में सुरेंद्र बेचारा कितनी टीम टाम कर लेता? नहीं सर, सुरेंद्र इज वेरी कॉम्पिटेंट, सुरेंद्र कर लेगा। सुरेंद्र को कहा हाँ हाँ सुरेंद्र तुम करोगे। सुरेंद्र जी लग गए बेचारे काम करने में। बेचारा 48 घंटे सोया भी नहीं, नेचुरली सोने का टाइम ही नहीं था। लेकिन फिर भी आईजी साहब आए, अच्छा सुरेंद्र भी दिखाओ क्या क्या हुआ है। अच्छा हाँ ये तो ठीक कर लिया, ये कर लिया, पर सुरेंद्र ये देखो गिलास में आधा पानी है। ये देखो ये यहाँ मिट्टी दिख रही है, डीजी साहब क्या कहेंगे? ये भी देखो ये क्या ऐसी चीज़ है। अब करते करते कुछ नेचुरली कमजोरियाँ निकल आई। अब ये पीछे पीछे एक चीज जो फिरते, हाँ सर वैसे तो सुरेंद्र बड़ा कॉम्पिटेंट था, पता नहीं क्या हो गया, मंजी ठुक गई ना। अब समझे मंजी ठुक ये होती है मंजी ठुका। तो हम कुलीग्स जो होते हैं दोस्त नहीं होते, टांग खींचने के लिए बैठे होते हैं। एक वो आपने शायद इंटरनेट पे एक बड़ा अच्छा कार्टून आया था कि चूहे गिर गए, ढेर सारे चूहे, तो वो चढ़ने को कोशिश कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि भाई ये निकल आएंगे फिर ये गन डालेंगे। कहता नहीं ये हिंदुस्तानी चूहे हैं, ये नहीं निकलेंगे। कहता क्यों, ये क्यों नहीं निकलेंगे? कहता देखे जो इनको, जब कोई ऊपर चढ़ने जाता है नीचे वाला उसको खींच लेता है। यही होता है ना हिंदुस्तानी चूहा। सो हम मंजी ठोकते रहते हैं, पुलिस एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो वही ये चीज़ है कि नो पर्सन लिव्स इन आइसोलेशन, वी हैव द नीड फॉर बिलोंगिंगनेस व्हिच अटैचेस टू अस टू अदर्स। पर अटैचमेंट करता है कि नेगेटिव मंजी ठोकना करता है, ये होता है। हेंस वन मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ग्रुप एंड देन द टीम। ग्रुप को समझिए और फिर टीम को समझिए। तो अब मैं आपको ग्रुप दिखाती हूँ। ग्रुप में क्या था, आपने देखा कि क्लास में भी कोई दुखिया होते हैं, कोई टिकिया होते हैं, कोई चौकड़ी होते हैं, लेकिन वो इकट्ठे नहीं होते। लेकिन टीम आप देख रहे हैं, जो टीम होती है
सबका सबके साथ रिलेशनशिप होता है, एवरीबडी नोज ईच अदर, आइस ब्रेकिंग, एवरीबडी नोज, एवरीबडी इज कोहेसिव, एवरीबडी इज टुगेदर। अब जब आपका ग्रुप है, टीम है, तो नेचुरली कोई ना कोई लीडर तो इमर्ज होगा ही। अब ऑटोक्रेटिक देखिए, ऊपर से ये मैसेजेस चल रहे हैं, नीचे 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 जा रहे हैं, आप पलट के पूछ नहीं सकते कि सर ये क्यों, अब कैसे करूं, समझा दिया, नंबर 2 बताएगा, वो नंबर 3 को बताएगा, वो नंबर 4 को बताएगा, यही हो रहा है ना। लेकिन जब आप डेमोक्रेटिक ग्रुप लेके चलते हैं, कोहेसिव ग्रुप लेके चलते हैं, तो क्या होता है, बीच में लीडर है, उसके सबके साथ लाइजो है, उन लोगों का आपस में भी लाइजो है, तो टीम वर्क शुरू हो जाता है। एक को समझ नहीं भी आई, वो दूसरे से पूछ सकता है, दूसरा तीसरे से पूछ सकता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, तो वो टीम बन जाती है। एंड हैप्पी टीम्स आर हैप्पी पीपल, एंड इफ दे आर हैप्पी पीपल दे आर हैप्पी एवरीवेयर। ये ना सोचिए कि आप घर में तो हैप्पी हो जाएंगे और दफ्तर में अनहैप्पी होंगे। इफ़ यू आर अनहैप्पी इन योर ऑफिस, यू आर अनहैप्पी मैन एट होम ऑल्सो। और मैं तो स्टडीज़ वगैरह करी हुई ना ये चीज़। अनहैप्पी आदमी जो दफ्तर से लौट के आता है, जब घर पे आता है, तो बच्चे आए, पापा 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 ऐसे हुआ, क्या शोर मचाता रहता है, मैंने क्या कहा हो जाता है, मामा पापा से बात मत करना, पापा बहुत गंदे हैं। शुरू हो गई ना चेंज। तो हम साइकोलॉजी में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का जो मॉडल होता है वो क्या आता है, अ मैन डिस्टर्ब्ड इन द ऑफिस comes and scolds his wife. Wife cannot reprimand him, वापस नहीं कर सकती, तो क्या करती है, बच्चे को स्कोल्ड करती है। बच्चा माँ बाप को नहीं डांटता, तो जाके कुत्ते को मारता है, कुत्ता काट लेता है, फिर इमरजेंसी हो जाती है। यही होता है ना, ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है। और टीम बिल्डिंग में वी लिसन टू ईच अदर। तो हमने क्या करना है, टीम बिल्डिंग करनी है। अब टीम क्या भलाई होती है, अ टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ग्रुप कभी इतना लार्ज नहीं होता, वो लार्ज केजरीवाल होता है। हम जो इंडिविजुअल ग्रुप में रहते हैं वो छोटे छोटे। अ टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। अब आपकी स्किल्स क्या है, इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, हु आर कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस। आप किसी फैक्ट्री में लगोगे, इंडस्ट्री में लगोगे, तो कॉमन पर्पस क्या होगा, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, यही है ना। और बनाओ और लोगों को कहो खरीदो 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 और ईएमआई लो, और सारी तनख्वाह अपनी ईएमआई में गंवा दो, और फिर दुखी हो के मेरे पास तो पैसे नहीं है। हिंदुस्तान का कर्जाई इसी तरह कर्जाई है ना भाई, थोड़ा सा संतोष ले आओ, मत लो इतने चीज़ें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, दे टीच यू टू बी मटीरियलिस्टिक और मटीरियलिज्म, उनका कॉमन पर्पस ये है। लेकिन अब रिसेंटली आपने जो टीचर्स लोग बैठे हुए हैं सुना होगा, इंडस्ट्री की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुना है, CSR नहीं सुना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इसलिए सुना हुआ है, आपको बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी पीछे एक इनका कंपटीशन हुआ था, 50 के करीब कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का आए थे, और उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहा था कि अवार्ड मिलेगा जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं जूरी पे थी, तो जूरी पे होने के नाते मैंने सारी 50 इंडस्ट्रीज का देखा करा, एंड यू वुड बी सरप्राइज, मैं खुद भी सरप्राइज हुई थी देख के। अंबुजा सीमेंट का नाम सुना होगा आपने, आता ना, बड़े मजबूत ऐसे वाले अंबुजा सीमेंट। मैं सोचती थी अंबुजा सीमेंट कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता होगा, तो ऐसे पहलवान दिखाते हैं सारा टाइम। तो बट आई वॉज वेरी हैप्पीली सरप्राइज, दे वर टॉकिंग अबाउट ग्रीन इंडस्ट्री, और उन्हें दिखाया कि एक उनकी जो फैक्ट्री की दीवार है, उन्हें सारी आईवी चढ़ाई हुई है, क्रीपर चढ़ाए हुए हैं, सारी दीवार हरी हरी नज़र आती है आपको, ग्रीन कॉन्सेप्ट। अब अगर हम ग्रीन ना करेंगे तो हम पोल्यूशन से मरेंगे कि नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, उनको ऊपर लाना, क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जो बच्चा है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आ गया कि नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस में आपको पैसे ही नहीं कमाने, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, चाहे वो 2% हो। और आप हैरान होंगे वो 2% भी कितनी होती है, करोड़ों में जाती है। मेरी तो आई ओपनिंग थी, 2 करोड़ 4 करोड़, 2 करोड़ में आप कितने बच्चों का कितना भला कर सकते हो। और हमारे देश का अगर बच्चा भला हो जाए, ठीक से पढ़ा लिखा हो, ठीक से सारा कुछ हो, वी चेंज द एंटायर सोसाइटी, वी एजुकेट आवर चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज
टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो वही आ गई पर्पस, सेट ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स, कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम परफॉर्म क्या करना चाहते हैं, एंड देन अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्व्स म्यूचुअली अकाउंटेबिलिटी। टाटा का आपने कभी ऐड देखा, पहले एक ऐड आता था, we open schools, we open hospitals, we do this and we also produce steel. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले सुना किसी ने? आपने नहीं सुना? मैं ऐसी चीज़ों को ज़रा सुनती हूँ। तो कि हम ये अच्छे अच्छे चीज़ें भी करते थे और हम स्टील भी प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टील प्रोड्यूस करना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, ये भी हमारा मकसद है। ओके, अब सवाल ये है कि लीडर एंड द टीम, आप जो ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे हैं, अब थोड़ी सी ग्रुप डिस्कशन में आगे आ रही हूँ मैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में लीडर क्या करता है? ही कीप्स स्टेप विद द टीम। वो अपने विचारों से आगे नहीं भाग जाता कि जी बाकी ग्रुप तो पीछे रह गया और आप आगे दौड़ गए। लीडर का सबसे बड़ा महत्व होता है वॉक बिसाइड मी, नॉट रन अवे फ्रॉम मी। ही इज कोहेसिव, हैविंग कोहेसिव इन्फ्लुएंस इन टीम। कोहेसिव क्या होता है? बाइंडिंग होता है ना। आप एडहेसिव लगाते हो और वो ग्लू लगाते हो चिपकाने के लिए, तो लोगों को चिपका देता है, नहीं तो लोग ऐसे बिखर जाते हैं और बिखर के सब अपने अपने लेवल पे जाते हैं। वो चूहों वाली बात बताई ना, फिर खींचने में लगे रहते हैं। फिर है प्रमोट्स डिसीजन मेकिंग। एक चीज होती है कि मैं अपना फैसला आपको सुना रही हूँ, आपको ऐसा करना ही होगा, तो आप नहीं करोगे। अथॉरिटेटिव आ गया, आप करोगे, बस मन से नहीं करोगे, ऊपर ऊपर का काम करोगे। सरकार में क्या होता है? गवर्नमेंट में यही होता है। आप सेक्रेटेरिएट जाइए तो आपको जो भी वहाँ डीलिंग क्लर्क मिलेगा उसका आप कभी बिहेवियर देखिएगा। जो पब्लिक बैंक हैं, चाहे वो पीएनबी है, चाहे एसबीआई, चाहे जो भी हैं, वहाँ आप जाओ, जो काउंटर पे बैठा हुआ बंदा होगा जिसको आपने कहा लाइन में खड़े हो, ठीक से भर के लाओ, ये करो वो करो। मैं इनके बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती हूँ। मैंने कहा आप जो किसी को ये कह देते, अनपढ़ आदमी, बूढ़ा आदमी आया है, उनको नहीं ठीक से भरना था, भर के लाओ ना। वो बेचारा तो जाके फिर आके मुझे तो जी पता ही नहीं लग रहा क्या भरना है, तो मेरा काम है भरना। मैंने कहा वो फिर तीसरी बार आएगा, तो आप 3 बारी आपने करा। मैंने कहा मैंने ऐसे देखे काउंटर पे बैठे हुए लोग जो कि कहते हैं अच्छा बाबा जी अपना दो फॉर्म, आधे मिनट में 30 सेकंड में वो फॉर्म भर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। मैंने कहा यू सेव टाइम बाय बीइंग गुड, बाय बीइंग ह्यूमन। ठीक बात कह रही हूँ कि नहीं? प्रमोट डिसीजन मेकिंग बाय कोहेजन, बाय लेटिंग पीपल थिंक फॉर देमसेल्फ एंड ब्रिंगिंग देम टू अ पॉइंट जहाँ वो एक डिसीजन बन के। नहीं तो अगर 5 लोग बैठे हैं तो 5 डिसीजन ऐसे ऐसे, नहीं तो कोहेजन होगा तो 5 डिसीजन इकट्ठे एक डिसीजन है। देन गेट्स थिंग्स डन। खुद काम तो नहीं करता, लोगों से करवाता है। अब कैसे करवाओगे, वहाँ आपकी पब्लिक डीलिंग आ जाती है, वहाँ लोगों से तालमेल आपका आ जाता है। देन लीड्स द ग्रुप अहेड व्हेन थ्रेटन्ड। ग्रुप में कई बार ऐसे होते हैं लोग, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव होंगे वो ग्रुप को थ्रेटन करेंगे, नहीं जी ये क्यों करना है, क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है कि करने से। अभी ग्रुप थ्रेटन हो गया कि नहीं का, तो बाकी भी हाँ क्यों करना है। जो फेंस सिटर होते हैं वो ऐसे करना शुरू कर देते हैं ना, लेकिन आपने फेंस सिटर्स को मदद करनी है टू बी एबल टू मूव मोर टुवर्ड्स पॉजिटिविज्म, और जो नेगेटिव है उसको भी प्यार से आपने वापस लेके आना है ताकि ग्रुप जो है थ्रेटन ना हो। फिर काम्स डाउन ट्रबल इनसाइड द ग्रुप। जैसे आपने जीडी वगैरह का नाम सुना ना, स्टूडेंट्स के लिए जीडी होती है, तो उसमें मैंने देखा, क्योंकि आई हैव बीन एन ऑब्जर्वर फॉर दोस जीडीज आल्सो, वो बच्चे ये सोच के आते हैं कि हमने तो जी ऊंचा बोल के अपनी धौंस जमा देनी है, तो किसी को बोलने नहीं देते। अब आप देखो अगर 8 का ग्रुप है और 8 लोग बोले जा रहे हैं तो सुन कौन रहा है? कोई भी नहीं। तो वो ग्रुप रिजेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप राइट ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक ग्रुप में मान लो 8 की हैं, तो एक जना बहुत ऊंचा बोल के मोनोपोलाइज कर रहा है, तो आप एज ए लीडर कहते हैं आपकी बात भी सुनेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा इनको भी बोलने दो, हाँ थोड़ा सा इनको भी बोलने दो, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात भी सुनेंगे, सुन रहे हैं जी, पर इनकी भी बात सुन लो। काम डाउन कर दी ना आपने। आप जब सबकी बात सुन ली, मे बी ही हैज समथिंग मच मोर रीजनेबल टू से, शी हैज समथिंग मच मोर रीजनेबल टू से, तो आपकी बात सुनी और आपको मेरी इज्जत होगी कि नहीं होगी?
मैं ऑटोमेटिकली आपका लीडर बन गई हूँ, बाहर वालों ने नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि मैंने लीड लेके आपको शांत कर दिया, काम कर दिया, आपकी बात सुन ली, लिसनिंग, मैं लीडर बन गई। ठीक, ओके। फिर है ट्राइज टू गेट द टीम सीरियस इन द राइट डायरेक्शन। मैं क्योंकि टीम बिल्डिंग पे कराती हूँ और बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर कराती हूँ, 40s 50s में भी होते हैं, तो जब वो ऐसा गेम कराती हूँ ना तो बच्चे बन जाते हैं बच्चे बन के हाँ वो करते रहते हैं। अब वो हाँ वो ठीक है थोड़े वक्त के लिए, लेकिन फिर काम भी तो करना है ना। तो जो थोड़ा सा कहता है ना, अच्छा चलो हंस लिया, अब चलो भाई करो, हम जो टारगेट दिया मैडम ने वो टारगेट तो पूरा करना है ना, फिर वो टारगेट पे आ जाते हैं। जब वो टारगेट पे आ जाते हैं तो क्या होता है, ग्रुप आगे चलना शुरू हो जाता है। फिर है कीप्स द टीम चेयरफुल। ये नहीं कि आप रोते हुए चेहरे से काम करते हैं, उदासी से काम करते हैं, आप हंस भी लेते हैं, एक हंसी भी कर ली, फिर बात सीरियस होगी, फिर हंसी कर ली, फिर बात कर ली, तो अल्टीमेटली आप कहते हो अच्छा हमने 2 घंटे लगा भी दिए, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन अगर कोई ग्रम्पी बैठा हुआ, ये नहीं करो वो नहीं करो, आधा घंटा आपको काटना मुश्किल हो जाता है। तो टीम लीडर क्या करता है, आपको खुश भी रखता है, मोरल भी बिल्ड करता है और आगे भी लेके चलता है। अब सवाल है कि कैटेगरीज ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, आपकी ग्रुप डिस्कशन एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस हो सकती है। जो जीडी स्टूडेंट की होती है वो ये होती है। और ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, आपकी मीटिंग है, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट बुला लिए गए, फाइनेंस का बुला लिया गया, सेल्स का बुला लिया गया, एडवर्टाइजिंग का बुला लिया गया, प्रोडक्शन का बुला लिया गया, प्रोक्योरमेंट का बुला लिया, यही होता है ना सारे, ये सारे बुला लिए गए। अब उनकी ग्रुप डिस्कशन शुरू हो गई। तो क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में भी जाती रहती हूँ, मैंने ये कराया हुआ ना, पहले बिकरिंग शुरू हो जाती है। जो फाइनेंस वाला कहता है ये पैसे ही नहीं होते, ये हर वक्त मांगते रहते हैं, कहाँ से हम पैसे ला के दें। तो वो प्रोक्योरमेंट वाला कह रहा है जी पैसे नहीं देंगे तो मैं प्रोक्योर करके रॉ मटेरियल कैसे लाऊंगा। तो वो कहते हैं प्रोडक्शन लगाता है, रॉ मटेरियल तो हमारे पास है नहीं, एक चीज़ का होता है एक चीज़ का नहीं होता, तो हम कैसे पूरा वो बनाएंगे। डाइसेंशन होगी कि नहीं होगी। अब उनको सारों को इकट्ठे लाना कि वो फाइनेंस वाले की भी बात सुने, वो प्रोडक्शन वाले की भी सुने, परफॉर्मेंस वाले की भी सुने, जो बाकी सेल्स करने जा रहा है, आप सेल्स वाला गया, उसने जाके बात पक्की कर ली कि जी इतने करोड़ का माल मैं आपको ला के दे दूंगा, लेकिन करोड़ वहाँ तो लाखों का माल भी नहीं है, देगा क्या। तो आपकी जो इमेज है वो डाउन चली जाती है। लेकिन जब आप सब इकट्ठे होके करते हैं ग्रुप में बैठ के, ये टाइम इट्स अ प्रोडक्टिव टाइम। कई इंडस्ट्री मैंने ये देखा है, वो कहते हैं तो शुरू में क्या करते हैं, नहीं ये टाइम वेस्ट हो जाता है, इनको एचओडीज को बुला लो, उनका टाइम क्योंकि वेस्ट है, अपना काम कर रहे हैं। मैं कहा दिस इज नॉट टाइम वेस्टिंग, दिस इज टाइम यूटिलाइजेशन एंड दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंट टाइम। ये अगर आप लगा दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी। और मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ का किया हुआ है ऐसे यहाँ, तो उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कहा देखो जी मैं 2 महीने कराऊंगी इनका और अपनी मर्जी से कराऊंगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, मैंने कहा मुझे कोई फार्मेसी तो आती नहीं, मैं ड्रग बनाना तो सिखाऊंगी नहीं, हाँ लेकिन मैं इनको इस लेवल पे ले आऊँगी कि आपका परफॉर्मेंस ग्राफ ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, 6 महीने में आपको दिखेगा कहाँ गया है। वही हुआ। पहले वाली दिन जो मैंने उनकी मीटिंग कॉल करी, सब अलग, एक तो बैठे भी अलग अलग थे, प्रोडक्शन वाला अलग ग्रुप, फाइनेंस वाला अलग, मतलब सब, और एक दूसरे को ग्राउल करते हुए। फिर करते 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 हर हफ्ते कराती थी एक बार, हर हफ्ते एक बार, करते करते आई ब्रॉट देम टू अ पॉइंट कि फिर लास्ट डे पे तो सब मिले जुले बैठे होते थे, चाय पी रहे तो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तब फिर मैंने उनकी जो एचआर की थी इंचार्ज सारी, मैंने कहा नाउ द ग्रुप इज़ रेडी टू टेक ऑफ, 6 महीने बाद मुझे बताना कि क्या ग्राफ है। दे टोल्ड मी द ग्राफ हैड गॉन लाइक दैट। मैंने कोई फार्मेसी थोड़ी सिखाई थी, मैंने सिर्फ उनको ह्यूमन रिलेशंस के अंदर ला के डाल दिया था, कोहिजन कर दिया था, वो आगे चल पड़े। ग्रुप डिस्कशन का ये फ़ायदा होता है, इट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अब जीडी जो है एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस आपकी पर्सनालिटी को शो करता है कि आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी वुकत है, आपको रिक्रूट किया जाए या ना रिक्रूट किया जाए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों को नींद भी आई हुई है अच्छा, अब स्ट्रक्चर, अब ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट इज गिवन अ टॉपिक और अ केस फॉर डिस्कशन। जैसे इंडस्ट्री में भी आपको कोई केस दिया जाता है, आपको कोई इशू दिया जाता है कि भाई इस इशू पे आपने बात करनी है। नॉर्मली एक ग्रुप 20-25 जनों का नहीं होता, 8-10, 3 से लेके 12 तक का ग्रुप जो है वो ग्रुप होता है।
and then you are given a specific situation and you analyze within a given period of time. ये नहीं कि indefinitely चलते जाओ, आपको 1 घंटा दिया जाता है, 1 घंटे में you have to arrive. अब 1 घंटा जब दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आपका टीम लीडर इमर्ज होगा, टाइम भी मॉनिटर करेगा. अगर लोग डाइग्रेस करके इधर उधर की बातें गप्पे मारनी शुरू कर देते तो ही ब्रिंग यू बैक, नहीं देखो टाइम लिमिट है, लेट्स डू द टारगेट वर्क, तो आपको वापस टारगेट पे अपने ले आता है. अब ये है कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, के जो अरेंज कर रहा है वो क्या करेगा. सबसे पहले वो क्या करेगा, टॉपिक्स टू बी चोजन बाय द पैनलिस्ट. जो आपके पैनल पे बैठे हैं, जो टॉपिक देना चाह रहे हैं जीडी वालों को, कौन सा टॉपिक क्यों देना चाह रहे हैं, उसके बारे में फैसला करें. जैसे ग्रुप आपका मिक्स आया हुआ है, आपने टॉपिक्स दे दिए हार्ड कोर इंजीनियरिंग के, तो वो तो नहीं चलेंगे. ये आपने बड़ी हाई लेवल इकोनॉमिक्स के दे दी कि संस्कृत का ग्राफ क्यों जा रहा है, मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो लेवल क्या होती है, वो नहीं चलेगा. यू हैव टू गिव सम जनरल टॉपिक टू देम. पर हाँ, अगर इकोनॉमिक्स वालों का ग्रुप आ रहा है तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक दो, इंजीनियरिंग वाला है इंजीनियरिंग वालों का टॉपिक दो. यू गेट माई पॉइंट. देन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्लान करते हैं आप कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे. देन एक्सटेंसिव नॉलेज विच बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. जो ग्रुप में आए हैं दे मस्ट कम प्रिपेयर्ड फॉर डिस्कशन. तो आप एक दिन पहले कह देते हैं भाई इस चीज़ पे आपको ग्रुप डिस्कशन करनी है, ये आपने प्रिपेयर करके लाना है. कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पावर ऑफ स्पीच, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने बोल के दूसरे को कन्विंस करना है. तो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. फिर यह है, कई बार जैसे आप अगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो प्रेजेंटेशंस होती हैं, पावर पॉइंट दिखाते हैं ना प्रेजेंटेशन. अब जैसे मैं जूरी पे जब बैठी थी तो कुछ आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, फिर तुमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है कि तुम्हारी कंपनी ने क्या किया, तो आपकी पावर पॉइंट उसी से रिलेटेड होनी चाहिए. शुरू कर दिया जी हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने करोड़ का है टर्नओवर, इतना है, इतने लोग होते हैं, इतना ये होता है, इतना होता है. दैट हैड नथिंग टू डू विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसको मतलब उनको टाइम दिया जाता था 15 मिनट प्रेजेंटेशन का, तो पहले 7 मिनट तो वो यही लगा देते थे, कंपनी की भूमिका, कौन हमारा जीएम है, कौन हमारा ये. हमने कहा हम तो ये पूछा ही नहीं है. तो मैं टोक देती थी, कहते वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर दिस. ऐसे चलते रहे तो हम तो यहाँ दूसरे दिन सुबह उठ के तुम्हारा फैसला करेंगे और हमारे पास टाइम 9 बजे तक है, तो कम टू द पॉइंट. तो बाद में उन्होंने जो कर रहे थे ना ऑर्गेनाइज, उनका वो जो जूरी पे बैठी है वो हम उनसे बहुत डर रहे हैं. मैंने कहा मुझसे नहीं डर रहे, अपनी इनएफिशिएंसी से डर रहे हैं. यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन, इट शुड बी टू द पॉइंट. वो आपको बोर ना करे कि आप सो जाओ, उस हालत में नहीं होनी चाहिए. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो भी करनी है. देन बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनल अपीयरेंस. आप अगर प्रेजेंट कर रहे हो, आप किस तरह से हो, किस तरह से बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या, आप खड़े होकर ऐसे बोल रहे हो या ऐसे खड़े होकर बोल रहे हो, तो पीपल विल नॉट अटेंड टू यू. देन बीइंग काम एंड कूल. कोई सवाल कर भी देता है, कई बार होता है लोग गुस्से से सवाल करते हैं आपको, तो आप अगर गुस्से का जवाब गुस्से से दे देते हो तो गए. यू हैव टू रिमेन काम. कोई गुस्सा कर भी रहा है, लेट दैट पर्सन ब्लो ऑफ हिज स्टीम एंड देन कम. आप समझ रहे हो. लेकिन होता क्या है, जब कोई आपसे गुस्सा करता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है, गुस्से का जवाब गुस्सा. जब आपने गुस्से का जवाब गुस्सा दिया, आप हार गए. गुस्से का जवाब शांति, तो आप जीत गए. देन एनालाइज द सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज जो उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा इशू नहीं होता जिसमें सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं जुड़े होते. आपने अमृता सेन का नाम सुना हुआ है, आजकल वो फिर न्यूज़ में है, क्योंकि वह नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर है. एंड ही सेज आई डोंट वांट टू वर्क ओवर हियर, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग तो काम कैसे करते हैं ना, आपको पता ही है ना. तो वो सिस्टमेटिक आदमी है, वो कैसे इनके साथ चले. वो इकोनॉमिक्स का बंदा है, लेकिन उसने जो अपना थियोरी का पूरा अल्टीमेट दिया, वो पता क्या दिया. ही सेज इकोनॉमिक्स कैन फ्लरिश ओनली थ्रू एजुकेशन. और एजुकेशन में क्या होता है, साइकोलॉजी. तो मैंने उनका रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग वगैरह कॉमनवेल्थ लेवल पे ही इनके करे हुए हैं, वर्कशॉप कराई हुई हैं. नाउ लिसनिंग स्किल्स, दूसरे की बात सुन लेना. एंड कोऑपरेशन, तालमेल, ऐसे मिला के चलना, ऐसे करके नहीं चलना, तो आपकी बात आगे चलती है. देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीडी. टॉपिक में बी गिवन टू जज योर पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट. आपका मोटिव क्या है देने का, आप पब्लिक स्पीकिंग देखना चाहते हो
या डिस्कशन किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर मुद्दे पे लेकर करना चाहते हो, द एग्जामिनर डज नॉट इंटरफियर वंस द टॉपिक इज अनाउंस्ड। जीडी हो रही है, एक बार टॉपिक दे दिया, फिर इंटरफेयर नहीं करते, फिर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई कौन कितने पानी में, यही है ना, कितने पानी में। देन मेंटेन्स कॉर्डियलिटी एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड ओपिनियन। जो उस ग्रुप में से जो भी सेल्फ डिटर्मिन्ड लीडर इमर्ज करता है वो कॉर्डियलिटी मेंटेन करता है और फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड ओपिनियन, लोगों को ओपिनियन अपना जाहिर करने देता है। ये नहीं कहता नहीं नहीं चुप करो, ये तो तुम बेकार कह रहे हो, ऐसे नहीं कहता, रिस्पेक्टफुली आगे चलता है। लेकिन अब ये कि तुम स्ट्रक्चर के आप कैसे बैठो, यू शेप बैठो, सर्कल में बैठो, ये आपका जो करना है वो कर सकते हो। Now, during the GD, employers evaluate potential of leadership and ability to work in a team. जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हो, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हो, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो वहाँ कंपनी का आदमी बैठा हुआ वो देख रहा है कि आप में पोटेंशियल है, आप लोगों को लीड कर सकते हो, आप लोगों को इकट्ठा बना के चल सकते हो। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया ना, वो पॉइंट्स अगर आप उन पर अप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। द 4 कंपोनेंट्स जो इवेल्युएट होते हैं ग्रुप डिस्कशन में वो क्या है? नॉलेज। डोंट गो विदाउट प्रिपरेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्शन कमेटीज में बैठती हूँ, अभी भी मुझे एक सिलेक्शन कमेटी में जाना है जिनका मैंने कहा पहले आप इनका टेस्ट लो, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करो। 100 एप्लीकेंट्स आ गए, इंटरव्यू लेते लेते आप तो 2 दिन लगा दोगे, उनकी कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। उसमें कुछ तो ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं आता का मुँह ही नहीं खोल पाएंगे, लेकिन तो भी आप उनको 5 मिनट तो लगाओगे। तो पहले आप उनका टेस्ट ले लो, और टेस्ट के बारे में उनको पता नहीं होना चाहिए, टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो भी है, आपको टारगेट पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी छटनी हो जाती है, 100 में से मुश्किल से 20-25 लोग रह जाते हैं। अब आप उनकी इंटरव्यू करो। इंटरव्यू में फिर ये देखना होता है नॉलेज है कि नहीं है। और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बैठते हुए पीछे 2 साल पहले की बात है, प्रिंसिपल सेलेक्ट कर रहे थे और MSc फिजिक्स करके आए हुए, तो क्या उनको फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का पता नहीं होना चाहिए? आइंस्टाइन की थ्योरी का पता नहीं होना चाहिए था? नहीं पता था, क्योंकि नंबर आए हुए थे 90%। लेकिन कैसे आए थे? यार नकल तेरा आसरा, यही है ना। मैं हमेशा स्टूडेंट ही अपने समझाती हूँ, मैंने कहा बेटे आपके अगर 50% भी आए हैं तो वो आपके अपने हैं, मुंह खोलोगे तो 50% में से निकलेगा, लेकिन 90% है, 40% तो दूसरे के हैं, पर मुंह तो आपको खोलना है। तो उस 40% पे जब पूछा जाएगा तो मुंह में से फुक 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 निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए अपना ध्यान से करो काम, अपना लगन से करो, अपनी नॉलेज को अपडेट जरूर करते रहो। और अभी भी मैं किसी से, मेरे ओल्ड स्टूडेंट से बात हो रही थी, कहता था मैडम आप जब PhD करते थे, मैं कहा हम तो लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स बनाते थे, जर्नल्स देखते थे, स्टैटिस्टिक्स हाथ से निकाला करते थे। तो मैं तो आज भी, आप मुझे इनोवा निकालना मैं आज बैठ के निकाल दूंगी, मुझे कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। कर लेती हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर सेवी पर्सन, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो नॉलेज है तो मुझे कोई मार नहीं देता। आप हैरान होंगे, आपसे भी बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रुप्स को, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट करने होते हैं तो रिसर्च मेथडोलॉजी चाहिए होती है। तो अभी भी मुझे कोल्हापुर में बुलाया, मैंने कहा अरे पूना पास है, पूना से किसी को नहीं आप ही को बुलाएंगे। 3 दिन की मैं वर्कशॉप करा के आई रिसर्च मेथडोलॉजी पे इंजीनियर्स को। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो ही बुलाएंगे ना, नॉलेज नहीं तो कौन क्यों बुलाएगा आपको। फिर कम्युनिकेशंस को, ये जो है अभी भी मुझे एक रदौर का कॉलेज है ना इंजीनियरिंग का, वहाँ उन्होंने बुलाया। मैंने कहा क्या अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट को बैठाओ जिनको प्लेसमेंट पे जाना है, आई विल टीच देम इंटरव्यू, हाउ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। तो मैंने बुला लिया, जैसे आप आ जाओ भी बुलाओ, बुला लिया उनको। मैंने कहा पहला चीज़ है वो पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तो व्हाट इज़ योर नेम, मैंने कहा ये गुंगुंग क्या है भाई, मुझे तो पता नहीं लगा तुम्हारा नाम। मैंने कहा अगर चेयरपर्सन, आप सुन रहे हो ना, चेयरपर्सन अगर आपको 2 बार ये सवाल पूछ लेता है व्हाट इज योर नेम, तो समझो नंबर तो कट गए। अपना नाम जो भी है, माय नेम इज विधु मोहन, कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना? मैं कोई मैंने विधु मोहन पता चला नहीं। कई बार वी आर अशेम्ड ऑफ आवर ओन नेम। जब हम ऐसा गुड़गुड़ करते हैं ना, हमारे साइकोलॉजी के फ्रॉइड हुए हैं, वो कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड से
आई एम अशेम्ड ऑफ माई नेम सो डोंट स्पीक इट, तो वो स्पीक नहीं करते। या कोई नाम इतना टेढ़ा मेढ़ा सा, माँ बाप आजकल बड़े संस्कृत नेम रख देते हैं ना, वो बोलना ही नहीं आता बच्चे को, वो फिर गुड़गुड़ करके बोलता है, उस नाम का मतलब ही पता नहीं होता वो नाम कहाँ से आया। तो पहले ज़माने में उलट चीज़ होती थी, नाम कहते थे कूड़ामल, कालू सिंह तो वो बड़े शेम्ड होते थे कि वो कूड़ामल हूँ, मैं कालू सिंह हूँ। वो माँ बाप रखते थे नजर ना लगे उसको, मतलब माँ बाप भी तो जोक करते ना बच्चों के साथ, तो नाम अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। आप जो बोल रहे हो अगले को समझ आए तब बात होती है। आप पिक्चरें देखते हो ना? ओके, आप पिक्चरें पुराने एक्टर्स की देखो, नसरुद्दीन शाह की देखो, शबाना आजमी की देखो, बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं। क्योंकि ये जब ट्रेनिंग में जाते थे ना वहाँ पे पूना में, मैंने वो देखी हुई इनकी इंस्टीट्यूट, एलोक्यूशन शुड बी यूज्ड टू बी वन फुल डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, वो कौन आया, अर्जुन कपूर आया, कपूरों का बेटा था आ गया, देओल के बेटे थे वो आ गए, फलानी के भतीजा था वो आ गया, फलानी के बहन था भाई था ऐसे आ गया। सिफारशी आए ना एक तरह से, ट्रेनिंग टूनिंग कुछ नहीं है। उनकी एलोक्यूशन देखिए, आपको आधे उनके डायलॉग समझ ही नहीं पड़ते, लेकिन जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका एक एक डायलॉग समझ आना चाहिए। देन ग्रुप बिहेवियर, अभी जो ग्रुप की बात करके हटी हूँ कि आप ग्रुप में किस तरह से बिहेव करते हो, डोमिनेट करते हो, बुली हो जाते हो, लोगों पे प्रेशर डालते हो, क्या करते हो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड देन लीडरशिप पोटेंशियल। अब लीडर क्या होता है, एक चाइनीज सेइंग है, अ गुड लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम बिहाइंड, आगे नहीं चलता पीछे से आता है, और सबसे कमजोर जो यूनिट का मेंबर है उसको आगे लेके चलता है। ठीक है ना? अच्छा, हम साइकोलॉजी में कंपैरेटिव साइकोलॉजी भी करते हैं, बंदरों की, चूहों की, इनकी भी स्टडी करते हैं। तो ये मैंने शिमला में एक्चुअली देखा हुआ है। शिमला गए हो क्या आप कभी? शिमला में जाकूब पहाड़ जाना, वहाँ एक मोटा राजा बंदर भी है, देखा कभी? अगर आप पराठे वगैरह लेके जाओगे आपसे चपट्टा मार के ले जाएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़ें। लेकिन उस राजा बंदर की खूबी देखो, वहाँ एक नाला सा था पानी का, तो बड़े बंदर तो कूद काट के चले गए, एक छोटा सा बंदर जो था ना वो रह गया पीछे। ये राजा बंदर तब तक नहीं गया कि छोटा बंदर जब तक ना जाए, फिर उसने छोटे बंदर को उठाया, पीठ पे बैठाया और उसको लेके गया। तो लीडर कौन है? Who leads from behind and safeguards the weakest of the team, तो वो लीडर है। और जो लीडर अपने लिए जीता है, हमारे पॉलिटिशियन और ये ब्यूरोक्रेट भी क्या करते हैं, जब तो कोई तारीफ की चीज़ हो, मैंने करी, और जब कोई खराबी हो जाए, इसने करी, इसको फांसी लगा दो, यही करते ना, वेरी रॉन्ग। और फिर जब ये रिटायर होते हैं तो वो लोग चाय भी नहीं पिलाते, मैंने ये भी देखा है। लेकिन हाँ, जो उसको फंसने नहीं देता, कहता नहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैज हैपेंड, वो लोग उसकी पूजा करते हैं। ऐसा आईएएस जब रिटायर होता है, वो रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं होता। देन है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें देखिए क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग। हम जी 3 तरह की लिसनिंग करते हैं, यहाँ आप कुछ बैठे हुए भी ऐसे ही कर रहे होंगे। एक होती है बिल्कुल सुपरफिशियल लिसनिंग, आपको पता पार्टी में बैठे हैं, बातें हो रही हैं, बातें करते हाँ हाँ हूँ करे जा रहे हैं, लेकिन आप पूछो वो क्या बात हुई, पता नहीं जी क्या बात हुई। जब आप लेक्चर सुनते हो, ठीक है ना, अंदर से मन तो सोया हुआ है, ऊपर से हाँ जी हाँ जी, ओ हाँ जी क्या हुआ, प्रोफेसर विदुमोहन क्या कह के गए, पता नहीं कुछ बोल रही थी। सुना है कुछ नहीं। फिर एक होती है सिलेक्टिव लिसनिंग, इसे कहते हैं जो रुचे सो पचे। आपने देखा होगा, आपने खुद भी किया होगा। अब घर की एटमॉस्फेयर है, ग्रुप डिस्कशन माँ बाप के साथ आपका हो रहा है, आपको कोई फैंसी सी चीज़ चाहिए, आजकल फैंसी चीज़ें बड़ी है ना, फलाना आईपैड, कोई आईपॉड, कोई फलाना ढिमकाना, हज़ारों में जाता है, 30,000 से कम तो कोई नहीं होता ना। तो आपने फरमाइश रख दी कि पापा मुझको तो ये चाहिए। अच्छा, पापा कहते हैं हाँ भाई, लेकिन ये 30,000 का है, मेरे पास बजट में भी है नहीं, ऐसा नहीं। करते बात करते हैं हाँ, लेकिन वो PS2 की गेम जो है वो 5-6 हज़ार के अंदर। PS2 की गेम, बाकी कुछ नहीं सुना कि भाई
पैसे हैं घर में नहीं है, ये मजबूरी है वो मजबूरी है, वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ लेकिन PS2 की गेम हमें अच्छी लगती तो PS2 की गेम चलो वही लेके दे दो। सिलेक्टिव लिसनिंग होगी। लेकिन जब आप ग्रुप में करते हो तो एक्टिव डायनामिक लिसनिंग होती है। अब वो कैसी होती है? सबसे पहले आपको अपना ये मुंह यहाँ पे बंद करना होता है और यहाँ बंद करना होता है, क्योंकि ये जो मुंह है ये बहुत बोलता है। जब आप अकेले भी बैठे होते हो ना, यहाँ डायलॉग चल रहे होते हैं, उसने मुझे ऐसे किया, मैं ऐसे कर दूंगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, ऐसे चलता रहता है कि नहीं? इसको पहले चुप कराना होता है, तब आप दूसरे की बात सुनते हो। सो स्टॉप टॉकिंग हियर, देन ओनली यू लिसन। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। जब आप बोलते भी हो तो क्या बोलते हो? उसको कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, ऐसा कहते हैं। तो मैंने इसकी एक पैरोडी बनाई हुई है, पहले बोलो फिर तोलो फिर रो लो। यही होता है ना, गड़बड़ कर दी बाद में रो रहे हैं, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। और जब इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी कराती हूँ ना, तो मैं बच्चों को कहती हूँ, जैसे चेयरमैन ने पूछा सवाल, बड़ बड़ जवाब देने की कोशिश मत करो। आधा सुनते हैं सवाल और जवाब देना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले सुनो सारा सवाल। मैंने कहा वी अंडरस्टैंड दैट यू नीड टाइम फॉर असिमुलेशन, तो हम आपको 5 सेकंड तक का टाइम देते हैं। 5 सेकंड में आप अपने थॉट्स को कोऑर्डिनेट करो, 3 सेकंड ही करो, कोऑर्डिनेट तो करो, पहले तोलो फिर बोलना शुरू करो, तब आप ठीक बोलते हैं। आप करके देखिएगा, अपने आपको टाइम दीजिए 2 सेकंड, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, अब आप बोलना शुरू कीजिए, तो आपके थॉट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। एप्ट लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करो, चाहे आप हिंदी करो, चाहे आप पंजाबी करो, चाहे आप अंग्रेज़ी करो, एप्ट होनी चाहिए। मेरे पास ऐसे आ जाते ना, एक मैं आप कॉलेज का नाम नहीं बता रही, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, वो मेरे पास आए, कहने लगे, लेक्चरर थे कि जी मैं सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में इलाहाबाद में होता ना आर्मी वालों का, वो करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने शुरू किया, मैं सारा टेप वो रिकॉर्डिंग वगैरह करके सब प्लेबैक करती हूँ। इंग्लिश में बोल रहे थे, ना तो वर्ब करेक्ट, ना ग्रामर करेक्ट, कुछ भी करेक्ट नहीं था। सुन के मेरी तो आंखें ऐसे पॉप 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 करने लगी कि ये अंग्रेज़ी बोलेगा तो फिर तो उड़ गया। तो मैंने कहा ऐसा है कि आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे नंबर कट जाएंगे अगर मैंने अंग्रेज़ी ना बोली तो। मैंने कहा जो आप अंग्रेज़ी बोल रहे हो वो तो सारे नंबर कटे, इसलिए हिंदी बोलो। कहते नहीं। मैंने कहा देखिए, मैं हर लेवल के सबॉर्डिनेट सर्विस में भी बैठती हूँ, बहुत बैठती हूँ। यहाँ 9 सेक्टर में सिलेक्शन होती हैं, मैं और जगह भी जाके पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठी हुई हूँ। मैंने कहा हम UPSC में पूछते हैं विच लैंग्वेज वुड यू लाइक टू बी इंटरव्यूड इन। UPSC का तो मज़ा आपको बताऊँ, आप तमिल में भी दे सकते हो अपनी इंटरव्यू, आप मलयालम में भी दे सकते हो, आप पंजाबी में दे सकते हो, जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो आप दे सकते हो। एक इंटरप्रेटर बैठा होता है, पहले वो बोलता है, फिर वो इंटरप्रेट करता है, फिर हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर वो इंटरप्रेट करता है। ये मैं आपको एक्चुअल वाक़ा है, मेरे साथ हुआ हुआ ये। और फिर हमें पता होता है कि ये जानबूझ के बन रहा है, साउथ का ही आया था तो ऐसे ही करता जाए। फिर हमने कुछ अंग्रेज़ी में ऐसी चीज़ कह दी कि जो उसको थोड़ी चुप गई, तो पटाख से अंग्रेज़ी में जवाब दे दिया। तो मैंने कहा दैट मीन्स यू नो इंग्लिश, नाउ यू आर नॉट टॉकिंग इन योर ओन लैंग्वेज, यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश। हंस पड़ा, पकड़ा गया ना, हंस पड़ा। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि एप्ट लैंग्वेज, अंग्रेज़ी नहीं आती कोई बात नहीं, इट्स नॉट योर मदर टंग, यू कैन से कैन मे आई बी इंटरव्यूड इन हिंदी, लेकिन हिंदी फिर ठीक बोलो। हिंदी में ये ना कहना ये तो जी प्राप्त कर लिया था मैंने, ये समाप्त हो गया था, ये नहीं बोलो। प्राप्त बोलो, समाप्त बोलो, ठीक हिंदी बोलो। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरह से बैठते हैं, स्माइल देते हैं, नहीं देते कि ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, आप ट्यूडी बना के चल रहे हैं, ये नहीं कीजिए। लिटिल स्माइलिंग फेस एंड अ बॉडी लैंग्वेज, आगे थोड़ा झुक के आइए, ऐसे नहीं कहीं वो बैठ के जवाब दे रहे हैं, इंटरव्यू हो रही है, दिख रहा है ना कैसे इंटरव्यू हो रही है, नंबर कट गए। बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है। एंड ल्यूसिडिटी, आपके थॉट्स क्लियर हैं, साफ साफ दिमाग में जाला नहीं है, जाले को साफ करके आप बोल रहे। फिर आपकी टोन क्या है, आप वर्बली भी बोलते हो, आप नॉन वर्बली ज़्यादा बोलते हो। वर्बल आपका यहाँ से आता है, दिमाग से आता है, और जो नॉन वर्बल टोन है वो दिल से आती है, और दिल जो है वो बहुत नॉटी चीज़ है, वो आप पे हावी हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? मंजू। मंजू, ओके।
मंजू 1 मिनट यहाँ आ सकते हो मेरे सामने, वो लोग भी आपको देखेंगे। मान लो मंजू आप मुझको 6 महीने बाद मिलते हो, आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, Yes, ma'am. मजा आ रहा है, Yes, ma'am. तो आप 6 महीने बाद मिलोगे तो क्या चाहोगे, मुझसे बात करनी चाहोगे Yes, ना? ma'am. तो कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे? मुझे देख के मुंह मोड़ लोगे? No, ma'am. तो क्या करोगे? बात करूँगी मैडम आपसे, हाँ कैसे करोगे? थोड़ा स्माइली सा फेस होगा, आपसे मिलने की कोशिश आके करूँगी। कहोगे नमस्ते मैडम, Yes, ऐसे ma'am. करोगे ना? कहो। अब आप मेरी टोन सुनना, वर्ड भी सुनना, टोन भी सुनना। हाँ कहो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ क्या आगे भी कुछ बोलो ना, कब मिलके बड़ा अच्छा लगा, ऐसे लिखोगे? यस मैम। शुरुआत करके चले जाओगे, क्या कहोगे? गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपसे वहाँ पे मिली थी, आपसे मुझे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ गुड मॉर्निंग, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके लगा? यस मैम। आप क्या है आपके जवाब, मेरी वर्ड वही देखिए, गुड मॉर्निंग, मुझे भी मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। टोन का फर्क है कि नहीं? यस मैम। आप टोन क्या यूज करते हो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपकी ग्रम्पी टोन है, सैड है, ग्लैड है, यस मैम। जो भी है, हॉस्टाइल है, ये सब चीजें निकल आती हैं, एंगर है, सब निकल आता है। थैंक यू Yes, सो ma'am. मच मंजू, थैंक्स अ लॉट। वॉइस, वॉइस की इंटोनेशन, कई बार जो कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ उनको बैठाया जाता है, तो जो बोलते हैं, मैं आपको बोल के सुनाऊँ कैसे बोलते हैं? यस सर, माई स्टडी सच एंड सच थिंग, आई डिड माई मैट्रिक एंड सच एंड सच ईयर। कुछ पता चल रहा है? जब यहाँ तक पता नहीं चल रहा तो यहाँ जो लोग बैठे होते हैं ना, उम्र याफ्ता होते हैं, 50 से कम कोई नहीं होता, कान थोड़े ऊंचा सुनते हैं। तो अगर आप इस लेवल पे बोलोगे तो कुछ सुनाई देगा? लेकिन आप बोलो माई नेम इज सो एंड सो, as far as my education qualifications are concerned, I studied here. अब ये जो बोल रहे हो सुनाई दे रहा है कि नहीं? Then good delivery, the ideas expressed fluently in the right voice, right tone and right articulation. That's very important. And then it isn't sufficient to have ideas, they have to be expressed efficiently also. Ideas हैं लेकिन बताने नहीं आते तो नंबर गए। अब मैं क्योंकि मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को मैंने पढ़ाया हुआ है और इफेक्टिव टीचिंग पे भी पढ़ाया हुआ है, तो मैं एक गेम कराती हूँ कि थिंक ऑफ योर टीचर्स। तो आपको कहाँ के टीचर्स अच्छे लगते हैं? इंजीनियरिंग का टीचर आपको बहुत अच्छा लगा, कुछ याद आता है? तो नहीं जी, इंजीनियरिंग में तो नहीं याद आता, स्कूल में ज़रूर याद आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके इंजीनियरिंग टीचर लायक नहीं है, लायक हैं, लेकिन इंजीनियरिंग चीज़ बताना नहीं जानते, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो पुअर है उनकी। फिर है ऐप लैंग्वेज, फ्लुएंसी हो, एक्यूरेसी हो एंड फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एरर। मैंने आपको लेक्चरर का एग्जांपल दिया ना कि ना ग्रामर थी, ना आर्टिकुलेशन था, कुछ नहीं था। मैंने कहा छोड़ अंग्रेजी को, छोड़ हिंदी को पकड़। डायरेक्टली, क्लियरली, प्रिसाइजली बट पुट आइडियाज इन ऑर्गेनाइज फैशन। इसके लिए पहले आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ऑर्गेनाइज, कोई तोलो फिर बोलो, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। सिंप्लिसिटी विदाउट एम्बिग्विटी, कई लोगों को शौक होता है, इसमें थिसॉरस होता है ना, थिसॉरस में से मोटे मोटे शब्द निकाल के ऐसे से फेंकते हैं, कहीं जाके लगे, यहाँ लगे, कहीं लगे आपको। ऐसा मत कीजिए, सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए जो आपको भी पहले समझ पड़े। ऐसा मैंने देखा कई जगह स्टेक होल्डर, मैंने कहा अभी स्टेक होल्डर बताओ, इस सिचुएशन में स्टेक होल्डर क्या है? ये कॉमनवेल्थ लेवल पे मैंने कहा स्टेक होल्डर मेरे कान पक गए सुनते सुनते, कौन स्टेक होल्डर है? फिर ऐसे मुंह खुला होगा। तो मैंने कहा जब तुम्हारा मुंह खुला है तो हम किसको स्टेक होल्डर लें? आप समझ रहे ना? यू मस्ट बी क्लियर इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। यूजिंग टू मच ऑफ jargon, high sounding word, ambiguous expression, this shows that you are a show off. आप अपनी धाक बैठाना चाह रहे हो और कुछ नहीं हो, बड़े बड़े शब्द यूज कर रहे हो, जार्गन यूज कर रहे हो, ऐसे ही चीज़ों की तरह यूज कर रहे हो। और मैनेजमेंट वाले बहुत जार्गन यूज करते हैं कई बार, और जब मैं इनको थोड़ा सा पर्दा खोल के ऐसा देखती हूँ तो फिर वहाँ ब्लैंक है। तो जार्गन मत यूज कीजिए, वो चीज़ बोलिए जो यहाँ दिल में पक्की तरह मजबूत है, क्योंकि जब इंटरव्यू आपकी हो रही है तो आप नर्वस तो हैं ही, नर्वसनेस में जार्गन आपको ले डूबेगा। जो दिल की बात है वो आप ठीक ठीक कह सकोगे। इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, लुकिंग अटेंटिवली, सिर्फ ये नहीं कि बोलना है, लुक अटेंटिवली भी करो, ध्यान से उनकी तरफ देखो, जो बैठे सामने लोग उनकी तरफ देख के बैठो। इसलिए क्या चीज़ है? आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मीन्स आपने ऐसे करके घूरना नहीं है उसको लेकिन देखना है
कई लोग करते हैं एक के तरफ बैठ के तो वो बेचारा कहता है क्या बात है, क्यों बोल रहा है, बुरी नहीं देखिए व्हाइल स्पीकिंग एंश्योर नो वन इज इग्नोर्ड। अब कई बार होता है कि जैसे आप ग्रुप में मतलब 5 लोग बैठे हैं मेंबर, तो आपने इन्हीं की तरफ देख के सारी बातें इनकी तरफ देख के की जा रहे हो, भाई कभी इनकी तरफ भी देख लो, उनकी तरफ भी देख लो, उनकी तरफ भी देख लो, उनकी तरफ भी देख लो। कीप एवरीबडी इन द एम्बिट ऑफ योर अवॉइडिंग ओवर्ट जेस्चर्स लाइक पॉइंटिंग फिंगर्स। मुझे आज भी याद है एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट था, यहाँ पंजाब से आया था, वो थोड़ी मैं दसा जी, तो पंजाबी में लाउड था बोलना, मैं तो दसदा हूँ, मैं तो दसदा, उन्होंने कहा कि भाई दूर से दस, मेरी आंख ना फोड़। Even if someone does not like the topic, he should try to develop interest and reveal interest and enthusiasm through appropriate facial expression. अगर जैसे टॉपिक मिला, आपने दिल का कहा हाय मैं तो मर गया, तो वो जो मर गया है वो फेस पे आएगा, ऐसे करके बात करोगे, मन में पहले तो नहीं कोई बात नहीं, मैं मरा वरा नहीं हूँ, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी वर्क ऑन इट। आपको टाइम मिला है, आप वर्क कीजिए, करिए, उस बेचारे मॉन्ग्रल को अडॉप्ट कर लीजिए, मॉन्ग्रल जाते हो ना गली का कुत्ता, उसको अडॉप्ट कर लो, उसको अपने गले से लगा लो, तो वो टॉपिक आपका हो जाएगा, फिर आप जो बोलोगे तो अच्छी तरह बोलोगे उसके साथ। अब ये है ग्रुप बिहेवियर में आप क्या करते हैं, इकट्ठे जो जीडी आपकी हो रही है, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑन ब्रीफ एक्वेंटेंस। अब वो आप उनको जानते नहीं हो, वो जो 8-12 लोग जो आपके साथ है जानते नहीं हो, तो आप छोटी छोटी उनसे एक्वेंटेंस करते। पहले एक्वेंटेंस का क्या करना चाहिए, नाम इंट्रोड्यूस कीजिए, आई एम सो एंड सो, आप जो ये चीज़ कर लेता वो लीडर ऑटोमेटिकली बन गया, जिसने सबकी इंट्रोडक्शन करा दी, तो ओके यू बी दैट लीडर। और इसमें आप दूसरों को बोलने दे रहे हैं, आप अपना नाम बताने के बाद दूसरों को अलाउ कर रहे हैं बताना। इमोशनल मेच्योरिटी एंड बैलेंस प्रमोट्स गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। इमोशनल मेच्योरिटी क्या है कि किसी ने कुछ बोल भी दी चीज़ तो गुस्सा नहीं खाया, मन को शांत रखा, तो आपकी इमोशनल मेच्योरिटी है। ईक्यू का नाम सुना है, इमोशनल क्वोशंट, उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। वन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर पीपल सेंट्रिक लेस देन ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक में क्या होता है, आपने कई ऐसे लेक्चर सुनोगे जहाँ वो स्पीकर कह रहा है व्हेन आई वाज इन लंदन दिस थिंग हैपेंड, व्हेन आई वाज इन यूरिक दिस थिंग हैपेंड। आप कहते भाई ये लंदन यूरिक हुआ, मेरा कब से लेना देना, आई मेट सो एंड सो, ही प्रेज्ड मी लाइक दैट, फलाना, ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लेके रखता है। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑटोबायोग्राफी, बट इफ यू से आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप क्या फील करते हो, आप क्या करते हो, तो लोग आप में इंटरेस्टेड होते हैं। रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब जो आप बात कर रहे हो उसमें सिर्फ अपना पलड़ा लेके मत चलो, दूसरे की बात भी सुन लो। ऑब्जेक्टिविटी यही है ना, साइंटिफिक टेम्पर यही होता है ना, तो करिए। एम्पैथेटिक, जो मैंने शुरू में बात करी, एंड नॉन थ्रेटनिंग। हम क्या कहते हैं, मंजू मैंने तुम्हें कहा है ना इस बात को ऐसे करो, तुम सुनती नहीं हो, मैंने तुमको थ्रेटन कर दिया कि नहीं, अब या तो तुम मेरे सिर पे पत्थर मारोगी या ऐसे करके बैठ जाओगी, यही करोगी ना। तो फिर बिहेव मैच्योरली, गुड, बी ए गुड टीम प्लेयर, जो मैंने आपको सारे शुरू में बताया ना वो। अब इसमें क्या है, एसेंस क्या है, कंसिस्टेंसी है, पार्टिसिपेशन। आप ये नहीं कि शुरू में तो बड़े आ गए आए, बाद में ऐसे बैठ गए, थोड़ा 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 बी इन्वॉल्व। कीननेस एंड लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग, ध्यान से सुनिए और ऑब्जर्व भी कीजिए कौन क्या कह रहा है। एंड यू कैन पैराफ्रेज, आपका मतलब ये था ना। टाइम शेयरिंग, ऑर्डरली कॉन्टेक्ट। टाइम शेयरिंग ये नहीं कि आपकी अगर 15 मिनट की है तो आपने 10 मिनट अपने लिए रख लिए तो आपके नंबर कटे, दूसरों से भी शेयरिंग को भी मौका दीजिए बात करने का। एबिलिटी टू हैंडल टर्बुलेंट सिचुएशन, जो पहले भी मैंने आपको बताया, अगर कोई फ्रिक्शन हो रही है, गड़बड़ हो रही है, आप हैंडल करते हैं। एबिलिटी टू कट एक्सेसिव एक्सूबरेंट पार्टिसिपेंट डाउन। कहीं तो ना बहुत एक्सूसिव, नहीं मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, शोर मचाना शुरू कर देते, वो कहना हाँ हाँ वी आर वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू, पर इनकी भी मंजू की बात सुनो ना, ये तो बोली नहीं कुछ भी, लेट्स हियर ऑल ऑल्सो, तो आप वो बात कर लेते हो। देन एबिलिटी टू डोमिनेट द प्रोसीडिंग्स विदाउट बुलिंग अदर। आप पॉइंट्स अपने लिखवा भी देते हो बट विदाउट बुलिंग, उसमें आप कहते हो अच्छा इनके पॉइंट्स भी आने चाहिए, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, बट यू आर ऑर्डरिंग एवरीथिंग एंड रिकॉर्डिंग दोज थिंग। और आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप कहते हो अच्छा आप रिकॉर्डिंग कर लो,
इन्होंने ये कहा था, इनका भी लिख लो, इनका भी लिख लो, इनका भी लिख लो, मैंने ये कहा था, ठीक है ना, सबका हमने कर दिया। अवॉइडिंग पर्सनल कमेंट्स। अच्छा तुम कैसे, तुम्हारी सोच बड़ी बिगड़ी हुई है, डोंट मेक दोस पर्सनल कमेंट्स। तुम बोलते कैसे हो, साफ साफ बोला करो, डोंट से दैट, दिस हर्ट्स द अदर पर्सन एंड एन जीजी यू कांट अफोर्ड टू दैट। अब लीडरशिप स्किल्स क्या है आपकी? सक्सेस ऑफ एनी टीम डिपेंड्स ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स लीडर। और जब आप जीडी होती है, वो आपको लीडर नहीं कहते कि फलाना आदमी लीडर है, आप अपनी हिम्मत से, अपनी क्षमता से, अपनी काबिलियत से आप लीडर बन के इमर्ज होते हो। तो अब वो क्या करेगा? द कैंडिडेट हु पोजेसेस बोथ फंक्शनल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी इमर्जेस एज अ लीडर। के नॉलेज भी है, जानता भी है, कम्युनिकेट भी कर सकता है और दूसरों को साथ लेके चल सकता है, वो इमर्ज कर जाता है। फंक्शनल एबिलिटी इन्वॉल्व नॉलेज, मेंटल फिजिकल एनर्जी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, इंटेग्रिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ जिसकी मैंने बात की थी। EQ इज योर सोशल स्किल्स। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? What is the meaning of integrity of personality? इंटेग्रिटी, दैट यू आर हैविंग कोहेजन। देखिए आपकी पर्सनालिटी बहुत सारे पार्ट से बनी है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, सोशल है, वैल्यूज हैं, इन्हीं से आपकी पर्सनालिटी बनी ना। अगर आपकी मेंटल बात कुछ कह जो रहे हैं उसमें वैल्यूज नहीं है, अनएथिकल है, वो गड़बड़ हो गई है। या आप लॉजिक दे रहे हो लेकिन गुस्से से लॉजिक दे रहे हो, तो इमोशनल कंट्रोल नहीं है। तो सारी चीज़ों की जो साइनर्जी, जैसे साइनर्जी ऐसे करके इकट्ठे हो रहे हैं, ये जब इकट्ठे हो रहे हैं तब आपका ठीक चलता है, ये नहीं हो रहा तो गड़बड़ होती है। वो इसका मतलब है कि आप लोग ऐसे उसको अपनी कोऑर्डिनेट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप कर पाते हो। ठीक है, और कोई सवाल? Excuse me, ma'am. Did he ask about integrity? Yes, integrity. There is a definition of integrity. To do what you say and say what you mean. Okay, Right, that is the definition of integrity. okay, but That's what he asked. in synergy, what I talked of synergy, if you are having integrity in your own self, तो आप अपने आप से सच बोल रहे हैं ना, नहीं तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, इंटेग्रिटी खत्म हो गई कि नहीं? अपने ऊपर जब आप इस्तेमाल करते हैं इंटेग्रिटी, तो साइनर्जी बन जाती है कि नहीं बन जाती? आपकी पर्सनालिटी की कोऑर्डिनेशन, कोहेजन आ जाता है कि नहीं? Coordination. आप और मैं अलग अलग नहीं बात कर रहे, एक ही बात कर रहे हैं। That's it. हाँ जी, और कुछ आगे चले? अब है कि बेनिफिट्स क्या है भाई, ग्रुप डिस्कशन क्यों करनी चाहिए? एक तो ये है कि अगर आप एक की सोच जो है वो इतनी नहीं होती जितनी ग्रुप की शेयरिंग होती है। मैं तो ये गेम्स खिला के दिखाती हूँ, पहले इंडिविजुअल एक्सरसाइज कराती हूँ, फिर ग्रुप की करा के दिखा देती हूँ, कहती हूँ अब देखो ग्रुप से फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है, ग्रुप जब होता है, जैसे 8 का ग्रुप है, तो इंडिविजुअल उनमें से एक कोई इंडिविजुअल ऐसा होगा कि उसकी परफॉर्मेंस पहले 80% पे आई है। ग्रुप की पहले अलग अलग जो थे उसमें किसी की 40 थी, किसी की 30 थी, किसी की 20 थी, 50 थी, वो इस 80 वाले को खींच लेंगे, लेकिन ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो 30-40 उससे 60 तक आ जाएगी, लेकिन 80 वाला 60 पे आ जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? थोड़ा सा जो बहुत ब्राइट है वो ग्रुप में खिंच जाता है, लेकिन ग्रुप एज अ होल ऊपर चढ़ जाता है। दिस ऑल्सो लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा? और आप जीडी में बैठे हुए हैं, तो आप सो तो नहीं सकते ना, तो बात ध्यान से सुनते हो, तो सुनते हो आपकी नॉलेज बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जब आप उसमें बैठे होते हो आपको पता चल जाता है मेरी एसिमुलेशन कम है, मैं सुनती कम हूँ, या मुझे बातें समझ नहीं आ रही, मेरी नॉलेज कम है, मुझे और पढ़ना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। तो आपको अपनी लिमिटेशन पता चल रही है ना। या कोई ठीक से नहीं बोला तो कहते नहीं मैं ये चीज़ अच्छी तरह बोल सकती हूँ। आपको अपने गुण भी पता चलते हैं और अवगुण भी पता चलते हैं। योर ट्रू पर्सनैलिटी इज रिवील्ड एंड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप क्रिस्टलाइज। उस ग्रुप डिस्कशन में से आपके अवगुण भी पता चल जाते हैं, गुण भी पता चल जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है, और फिर लीडरशिप क्रिस्टलाइज होती है। आप जितने साइनर्जी वाले होंगे मैडम, इंटेग्रिटी इन पर्सनैलिटी होगी, तो आप लीडरशिप इमर्ज करेंगे ही करेंगे।
लेकिन अगर पर्सनैलिटी के ऐसे एंगल्स हैं, सोशल एबिलिटी है ही नहीं, इमोशनल एबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, तो आप बिखर जाओगे, या मोरालिटी है ही नहीं तो आप बिखर जाओगे। तो इसलिए वो साइनर्जी लेके चलना है। इट प्रोवाइड्स चांस टू एक्सप्रेस। अब देखिए ग्रुप वाले बैठे ना, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सबको मौका मिलता है। और मैंने एक और चीज़ भी देखी है, कई बार होता है अच्छा लीडर कौन होता है, जैसे 8 का ग्रुप है, इसमें ज़रूर होगा एक पीछे रह जाएगा, उसको बाकी सब इग्नोर कर देंगे, वो पीछे बैठा हुआ है। तो जो अच्छा लीडर कहे नहीं नहीं इनको भी मौका दीजिए ना, ये भी कहें, जो ये कर लेता है उस नंबर बना लेता है। अपने सिर्फ बोलने से नहीं होता, हाउ यू मैनेज द ग्रुप वो आपको कर लेता है। लैंग्वेज स्किल्स, एकेडमिक नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स, पीपल हैंडलिंग स्किल, टीम वर्किंग एंड जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपके पास होती है तो आप लीडर बनते हो। इसको कहते हैं लीडरशिप में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक्सपर्टाइज, एक होता है आपका करिश्मा। करिश्मा जानते हो ना, आपका EQ। तो दोनों चीज़ें मिल के आपको फिर लीडरशिप के ऊपर लेके जाती हैं। अब कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, क्या चीज़ें करो क्या चीज़ें ना करो। सबसे पहला ये है डू में अप्रोप्रिएट टू द इशू। अप्रोप्रिएट टू द इशू का मतलब ये है कि जो इशू है उसके बारे में सोचो समझो, क्या कहने जा रहे हो, तुम्हारा उससे मुद्दा क्या है, तुम क्या करने जा रहे हो। मुझे कई जगह बड़ी चीज़ों के लिए बुला लेते हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, इनका जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें मुझे जज बुला लेते हैं। इनकी जो डिबेट वगैरह होती है, डेक्लेमेशन नहीं, डिबेट। उसमें एक प्रो होता है, एक एंटी होता है बोलने वाला। अब उसमें ये बोल रहे थे करप्शन पे, लेकिन करप्शन पे जो प्रो बोल रहा था वो भी वही बोल रहा था, जो एंटी बोल रहा था वो भी वही बोले जा रहा था। तो मैंने कहा हमें पता नहीं चल रहा अभी आप किस तरफ हो, आप प्रो की तरफ हो क्या आप एंटी की तरफ हो। तो ब्लैंक, क्योंकि खुद तो लिखी नहीं थी। गूगल देवता जिंदाबाद खोल लिया, जो उन्होंने गूगल जी ने कहा कर लिया। तो हम फिर एज जज वी कैन आस्क देम क्वेश्चन। मैंने कहा ओके यू आर स्पीकिंग ऑफ एंटी करप्शन, हाउ वुड यू अप्लाई दिस इन योर मेडिकल प्रोफेशन। और आजकल क्या हो रहा है, डॉक्टर्स एथिक्स में रह गए, नहीं रह गए। एक उनमें से था जो बोला यस इन आवर ओन प्रोफेशन ऑल्सो इफ वी आर नॉट मेडिकली एथिकल तो वी आर नॉट अ गुड डॉक्टर। क्योंकि हम वाव लेते हैं, ये वाव लेते हैं मेडिकल जब करते हैं कि हम सेवा करेंगे, लोगों का ध्यान रखेंगे। तो आप ने वो सत्यमेव जयते देखा था, उसमें आंध्र प्रदेश में एक पूरे गांव में 90% औरतों की हिस्टेक्टमी कर दी। क्यों, इतनी हिस्टेक्टमी की जरूरत है पैसे बनाने के लिए। तो आपकी वाव तो खत्म हो गई ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। ये चीज है। देन मेक ओरिजिनल पॉइंट्स एंड सपोर्ट देम बाय सब्सटेंशियल रीजनिंग। पॉइंट्स आप वो बनाओ जिसको आप सपोर्ट कर सको। पॉइंट्स यानी कि गूगल देवता ने दे दिए हैं तो आपने वहाँ बोल दिया, नहीं, आप अपने पॉइंट उस पर सोचो, उस पर अप्लाई करो। जैसे इंजीनियरिंग तो एप्लीकेशन है। आपने डॉक्टर पुनिया का लेक्चर कभी सुना है? वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं फादर्स लेबोरेटरी। कहते हैं घर जाओ सारा कुछ लेबोरेटरी वही है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में हो, टीवी खराब हो गया, टीवी ठीक करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक केटल गड़बड़ हो गई, ठीक करो। अवन खराब हो गया, ठीक करना आना चाहिए। गलत बात तो नहीं ना, लेबोरेटरी है कि नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे पानी बहना शुरू हो गया, दीवार में पानी आना शुरू हो गया, स्टडी करो क्यों आ रहा है, कहाँ से टूटा, क्या हुआ। फादर्स लेबोरेटरी। देन लिसन टू अदर पार्टिसिपेंट एक्टिवली एंड एक्यूरेटली। जो पहले बात कही है कि ध्यान से, सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं, पूरी बात को सुनो। Whatever you say must be with logic, flow, validate it with example as far as possible. जितना हम इलस्ट्रेशन दे लेते हैं उतनी चीज़ मज़ेदार हो जाती है। आपको मेरी चीज़ अच्छी लग रही है, क्यों? क्योंकि मैं इलस्ट्रेशन दे रही हूँ ना, तो आप उसको कॉन्क्रिटाइज कर सकते हो। वेग कॉन्सेप्ट नहीं रह जाती। जैसे कई लोग कहते हैं ना वर्चू, गुड पर्सनैलिटी। मैंने कहा वर्चू क्या होती है? अब वर्चू क्या होती है? जब सोचते सच बोलना। मैंने कहा खाली सच बोलना, और क्या होती है? हाँ, वर्चू होती है। गुड पर्सनैलिटी होती है। मैंने कहा अच्छा चलो 2-3 से पूछते भी आपके लिए गुड पर्सनैलिटी क्या, आपके लिए क्या, आपके लिए क्या है। एक ने कहा जी वेशभूषा ठीक ठाक होनी चाहिए, बाहर से ठीक ठाक दिखना चाहिए,
मैंने कहा अच्छा। इनको पूछा, नहीं जी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। इनको, नहीं जी इंटेलेक्ट अच्छी होनी चाहिए। सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। आप जिस चीज़ पे बोल रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। मेक ओनली एक्यूरेट स्टेटमेंट, जिनके बारे में आपको पक्का यकीन है वो बोलिए, तुक्का मत मारिए, क्योंकि तुक्का अगले लोग पकड़ लेते हैं आपका। मॉड्यूलेट द वॉल्यूम, पिच एंड टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही लल्लाबाई ऐसे ना 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 ना, क्या होगा, लोग सो जाएंगे। ये भी फिर साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। क्यों, हमारा एक चैप्टर होता है चैप्टर ऑफ अटेंशन, आप कभी करके देखना। एक गोला बना लेना या एक क्रॉस बना लेना एक कागज़ पे, और यहाँ पे जैसे क्रॉस बना लिया आपने, ओके, इसको देखते रहिए और देखिए कितनी देर आप क्रॉस देख सकते हैं। फ्यू सेकेंड, 7 सेकेंड 10 सेकेंड में आपको क्रॉस दिखना बंद हो जाएगा। फिर आप ऐसे झप्पा मारोगे, फिर क्रॉस दिखना शुरू होगा। तो आपकी अटेंशन कितनी देर रहती है, स्पैन ऑफ अटेंशन 10-15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रहती। अगर मोनोटोन चल रहा है, एक ही लेवल की वॉइस चल रही है, तो आप सो जाते हो, ललाबाई हो जाती है। आपकी माँ जो सुला देती थी ना बचपन में, ललाबाई यही होती थी, मोनोटोन होती थी, सूदिंग होती थी, आप सो जाते थे। लेकिन अगर आपको जगाए रखना है, धीरे भी बोलो, ऊंचे भी बोलो, धीरे बोलो, ऊंचे बोलो, तो क्या हो रहा है, आपकी आँख खुल गई, हाँ ऊंचे बोली, क्या बोली, सोते सोते नींद खुल गई। तो वो करना चाहिए। ट्राई टू गेट योर टर्न, जब आपकी टर्न आए लीजिए। बी एन एक्टिव एंड डायनामिक पार्टिसिपेंट बाय लिसनिंग, सबकी ध्यान से बात सुनो। अच्छा तुमने ऐसा कहा, ये तुम्हारा मतलब था ना, हाँ हाँ, इसे तो मेरी, तो क्या इसके मन में क्या आया, इन्होंने तो मेरी बात सुनी है, तो आई हैव 1 पॉइंट विद हिम। देन टॉक विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब अंदर कुछ होता है। वो मुहावरा ना, थोथा चना बाजे घना, उसमें अंदर डालोगे तब कुछ होगा ना। अध जल गगरी छलकत जाए, तो जल भरो। जल क्या है, नॉलेज, उसको भरो। जितना पढ़ोगे, जितना अपने लिए कलेक्ट करोगे, नकल मारनी बंद करो, अपना खुद करो। अपने 50% भी मार्क्स आएंगे, आप सिलेक्ट हो जाओगे कंपनी में। आपके 90% आए हैं, चीटिंग करके आए हैं, आप उड़ जाओगे। अब डोंट्स, वो तो डूज थे ना, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। बीइंग शाय, नर्वस, कीपिंग आइसोलेटेड फ्रॉम द जीडी, ऐसे करके बात कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, सांस चढ़ रही है, ये मत कीजिए। इससे पता चल जाता है कि आप भाई बहुत डरे हुए हो, बहुत घबराए हुए हो। इंटरप्टिंग अनदर पार्टिसिपेंट बिफोर हिज आर्ग्यूमेंट्स आर ओवर, ये हम लोग बहुत करते हैं। आप कभी देखिएगा, खुद को भी मैं भी करती हूँ। कोई आधा सेंटेंस बोलता है, कहते हो, हाँ मुझे पता तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारा मतलब ये है, उसका मुंह खुल जाता मेरा मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने मतलब कंप्लीट कर दिया है, ये आपके नंबर कट गए, ये आपने पूरी उसकी बात नहीं सुनी। स्पीक इन फेवर, एस्टैब्लिश योर पोजीशन एंड स्टैंड बाय इट सबनली। जो आपने पोजीशन ले ली है, पहले तो सिर्फ तुक्के से पोजीशन नहीं लेनी, बायस से पोजीशन नहीं लेनी। अगर लॉजिक है, अगर उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, अगर तथ्य है, अगर फैक्ट्स है, पोजीशन ले ली है तो स्टिक टू इट। वैसिलेट ना करो, जैसे हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, आज कुछ कहा, कल फिर कुछ कहा, परसों कुछ कहा। पहले कहेंगे जी बजट अच्छा आया, फिर कहेंगे बजट गंदा आया। मतलब पता नहीं लग रहा भी अच्छा आया कि गंदा आया, लग रहा है आपको पता, मुझे तो नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है। देन चेंज ओपिनियन, अगर ओपिनियंस हैं तो ओपिनियन तो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो अगर कोई दूसरा अपना ओपिनियन कन्विंसिंगली कुछ कह रहा है, कहना यस आई सी योर पॉइंट, आई सी योर पॉइंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Then don't make fun of any participant even if his arguments are funny. होता ना, देखो क्या बकवास किए जा रहा है, never do that. ये नंबर आपके कट रहे हैं, उसके नहीं कट रहे हैं। Then don't engage yourself in sub group conversation, कि आपने 8 का ग्रुप है, आपने 3 लोग इकट्ठे कर लिए, उनके साथ हम डायलॉग किए जा रहे हैं। इसका मतलब है आप में डिसरप्टिव पावर है, आप पूरे ग्रुप को तोड़ के छोटे ग्रुप को लेके चल रहे हो। डोंट रिपीट एंड यूज इररेलेवेंट मटीरियल। कई बार होता है आप अपने आप को कन्विंस कराने के लिए और लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए एक ही चीज़ घड़ी घड़ी बोलते हो, घड़ी घड़ी बोलते हो, घड़ी घड़ी बोलते हो। अब मैंने ऐसा कई बार देखा लोगों को, भाई एक बार हमने सुन लिया, हमने समझ आ गया है, अब आगे चलो। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ये अभी एक मैंने हमारे यहाँ
ओल्ड सीनियर सिटीजन के लिए उन्हें एक योगा वाले को बुलाया, 1.5 घंटा उन्होंने लेक्चर दिया है। और मैंने जब मुझे किसी ने पूछा क्या दिया, मैंने कहा शुरू में भी उन्होंने कहा कि पानी पियो ज़्यादा, एंड में भी कहा पानी पियो, बीच में भी कहा पानी पियो ज़्यादा, फिर पानी पियो और फिर पानी पियो। अब 1.5 घंटा आप पानी पियो, ऐसे पानी पियो, ऐसे पियो, ऐसे पियो, पर पियो तो पानी ना, वो समझ गए हम समझ गए कि पानी पियोगे, ठीक है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए थी। यू शुड हैव डिवोटेड अबाउट 10 minutes on the importance of drinking water and then moved on to something else। लेकिन वो रुक रुक के आपका कंप्लेक्शन ठीक होगा पानी से ठीक होगा, आपका पेट ठीक होगा पानी से ठीक होगा, आप फलानी चीज़ ठीक होगी पानी से ठीक होगा, ओके वी हैव अंडरस्टूड दैट। आप पानी के आगे भी तो चलो कहीं, आप समझ रहे हो मेरी बात, तो डोंट स्टिक योरसेल्फ टू वन थिंग। देन एड्रेसिंग योरसेल्फ टू द एग्जामिनर। अगर आपकी जीडी ऐसी हो रही कि एक एग्जामिनर बैठ के आपसे, जैसे आप सिलेक्शन में बैठे तो वो आपसे बात पूछ रहे हैं ना, तो उसको एड्रेस कीजिए। अगर इन्होंने मुझसे बात पूछी है तो मैं इनको देख के जवाब नहीं दे सकती, पहले मैं इनको देख के जवाब दूंगी, देन मे बी आई टर्न अराउंड एंड देन आई कम बैक, देन आई टर्न अराउंड एंड कम बैक। आइज अपनी रोटेट कीजिए, लेकिन बात तो इनका जवाब दे रही हो ना, तो इनका एक्सप्रेशन देखना ज़रूरी है कि ये मेरी बात से सहमत हो रहे हैं या वो क्या बोल रही है, बकवास कर रही है, ये ऐसा फिर एक्सप्रेशन नहीं है। अगर है तो सोचिए क्या, सर एम आई विद यू, पूछ लीजिए, तो सर भी थोड़े से ध्यान से हो जाएंगे, हैं इसने ऑब्जर्व कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, ठीक है। वरिंग अबाउट मेकिंग सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फॉर योर इंटरेस्ट, द मैटर यू पुट अक्रॉस आर इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर आप इसी चिंता में रह रहे हैं भाई मैंने ग्रामर मेरी ठीक है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, तो फिर आप बोलते बोलते गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है, ग्रामर पे। ओके ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक हम इंसान हैं, कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन जो मुद्दा कहने जा रहे हैं वो तो हम क्या हैं, उसको तो गड़बड़ ना करें। असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव का मतलब ये नहीं था कि एग्रेसिव है, असर्टिव का मतलब ये होना चाहिए योर गोल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आप दूसरे की बात भी सुनते हैं, अपनी बात भी सुनाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। अ पेशेंट लिसनर, अ लिसनर टू अदर पर्सन इज वन वे ऑफ शोइंग एप्रिसिएशन। उससे आप दूसरे को अपने साथ लेके चलते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। जीडी में सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं होता, सुनना भी ज़रूरी होता है। हाँ, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। अगर कोई क्रिटिसाइज करता नहीं तो आप नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करते, झटका मार के उसको वो मत कीजिए, थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए उससे। एक्सेप्टेंस का मतलब बताया हुआ है, बस ठीक है। हाँ, एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, नेवर ब्लफ। अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हो ना, तुक्का मत मारना, ब्लफ ना करना, गप ना मारना, जो कहता है गप मत मारना, क्योंकि आपकी गप पकड़ी जाएगी। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन छोटे छोटे बना के पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड रिमेंबर, स्पीच इज़ अ पावरफुल वर्ड। वो कहते हैं ना, शब्दों का जो होता है बाण, वो ऐसा होता है, वो घाव कर देता है। तो ये याद रखिएगा कि शब्द आप जो यूज़ करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। So, thank you for your kind attention.